Hello and welcome back everyone. So guys, आज फाइनली हम इस चैप्टर के रोटेशनल मोशन के लास्ट में पहुंच चुके हैं। उसके लास्ट के टॉपिक की हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो लास्ट में वीडियो बनाने वाला हूं उसमें मैं इस चैप्टर से जितने भी PYQs इंपॉर्टेंट टाइप के अच्छे वाले PYQ जो पूछे गए हैं उनके डिस्कशन में डेफिनेटली करूंगा। ओके, सो कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर के लास्ट में कंप्लीट होने के बाद मैं आपको मैंने ऐसे सोचा है कि PYQs की भी एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आप तक लेके आऊं, ठीक है, जिससे वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाए। ओके, सो बाकी क्वेश्चंस आप करते रहेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो मजा आ रहा होगा बॉस, ठीक है। कंसेप्ट बस आपने क्लियर करते रहने, और वो तभी होंगे जब आप क्वेश्चंस की डिस्कशन मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा करोगे, डाउट्स वगैरह पूछोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर आपने सीरियस होके यार ये कोर्स परचेज किया है, सो ऑब्वियसली इसका फायदा भी उठाना है आप लोगों ने, ठीक है। जस्ट टाइम पास नहीं करेंगे आपने अपना फायदा देखना है, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, ठीक है, डाउट्स पूछने हैं और अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ओके, सो कूल। तो आज हम बात करेंगे रोलिंग मोशन की, ठीक है बॉस। तो रोलिंग मोशन आपको पता है, रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन हमने पढ़ चुके हैं हम लोग, रोटेशनल मोशन इसमें हम पढ़ चुके हैं। अब उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। तो जल्दी से मैं बता देता हूं कि जो उसका ओवरव्यू है, फिर इस रोलिंग मोशन में कौन कौन सी कंडीशन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और हमारे एग्जाम में खासकर मैं बात करूंगा नीट और जेईई मेंस में किस कंडीशन से ज्यादातर क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं, उसी की हम डिस्कशन करेंगे। तो बढ़िया से मस्त तरीके से मन बना लो और इस वीडियो को मस्त तरीके से आपने देख रहा है, इस लेक्चर को आपने फील करना है, इस कंसेप्ट को आपने फील करना है, और अभी लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ही तुरंत जाके क्वेश्चन सॉल्व किया करो, है ना। लेक्चर के तुरंत बाद क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। उससे क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है वो तुरंत हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे मजा आता है, लाइक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में एकदम सेट हो जाता है और वो सारे फंडे हमारे क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो इसमें जो फंडामेंटल ट्रिक्स होंगी वो भी मैं सिखाऊंगा कंसेप्ट के साथ साथ। ओके, तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू दोस्तों यहाँ पे लेने वाले हैं रोलिंग मोशन का। ओके, तो अगर कॉमन सेंस लगाना हो, अपने चारों ओर देखो, ये जितने भी गाड़ी आप देख रहे हो, उनके जो टायर आप देख रहे हो, वो रोलिंग मोशन ही तो कर रहे हैं बॉस, ठीक है। दैट इज द रोलिंग, ठीक है। मतलब जब बॉडी का टायर आगे भी जा रहा है स्लाइड करके और रोटेट भी कर रहा है, तो उसका कॉम्बिनेशन है यार, इतना आप सेंस लगा लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सो रोलिंग इज द कॉम्बिनेशन वी कैन से फ्रिक्वेंटली। सबसे पहले मैं इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा आपका, देन रोलिंग की कौन कौन सी कंडीशन होती है और किस कंडीशन को हमने ज्यादा फोकस करना है। ओके, कूल। चलो, रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, यानी, है ना, समझ जाएंगे, और रोटेशनल मोशन, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। ये चीज तो कंफर्म होनी चाहिए पहले से ही, मतलब डैम श्योर है कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड द रोटेटरी मोशन, मतलब प्योर रोटेशन और प्योर ट्रांसलेशन होना चाहिए, उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, उसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। तो यार सर कैसे, मतलब अबे ये देखो, ये तो हमने पढ़ रखा है सब कुछ, पहले से हमें आता है ये तो सब कुछ, ठीक है ना। जैसे मेरे हाथ पे ये डस्टर है, अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं, मतलब इसको मूव कराता हूं, तो ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही है केवल, ठीक है, स्लाइड करके जा रही है, मतलब सीधी सी बात है, ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक है ना। एक तो ये वाला केस हो गया। एक ये हो सकता है कि यार सर ये जो राउंड सी फिगर है ये बस रोटेट कर रही है उसकी एक्सिस के अबाउट, ऐसे प्योर रोटेशन होना चाहिए, किसी एक्सिस के अबाउट ये प्योरली रोटेट कर रही हो। अगर मैं इन दोनों चीज को मिला दूं, कंबाइंड कर दूं, तो एक डिफरेंट टाइप की ये रोटेशन मोशन ये करना स्टार्ट कर देता है। सिंपल है, इन दोनों को मैं अलग अलग आपको बताऊंगा जिससे कि इस कॉम्बिनेशन को हम समझ सके। तो प्योर ट्रांसलेशन में मैं एक राउंड शेप का ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कंसिडर करूंगा ऑब्वियसली, तो ये आप ध्यान रखेंगे रोलिंग मोशन के लिए, ठीक है बॉस। तो सपोज करो एक व्हील ले लेते हैं। ऑब्वियसली जब इस कंसेप्ट का सबसे ज्यादा यूज ही वहीं पे हो रहा है तो हम उसी की बात कर लेते हैं। एक व्हील हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे सर्कुलर, ऑब्वियसली, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, उसको वन टाइम में ला, अब देखा ना मस्त बना है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो यार देखो मस्ती बन गया, ठीक है, आप लोगों को पता नहीं मेरे को। ओके, सो अगर ये व्हील किसी ग्राउंड के टच में ऑब्वियसली है और ये जाएगा, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया, चलेगा। अभी मैंने ऐसे यहां तक ले लिया है कि सपोज करो एक व्हील है हमारे पास। मैं फिर बोल रहा हूं, आराम से देखेंगे, पहले बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, उसको समझ लेंगे, उसके बाद तो उड़ा देंगे हम इसके कंसेप्ट सारे, ठीक है। तो ये व्हील जो है ये ट्रांसलेट करा रहे हैं, हम इसको जस्ट रोटेट नहीं कराएंगे, स्लाइड कराएंगे। जैसे यही है देखो, तो मैं इसको ऐसे स्लाइड कराऊंगा, ये ऐसे जा रहा है सीधा सा, ठीक है, ये ऐसे घूम के नहीं जा रहा है, समझ रहे, ऐसे घूम नहीं रहा है, ये ऐसे ऐसे ये घूम नहीं रहा है, ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो आप, ट्रांसलेट कर रहा है। तो जो हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था
इसके अंदर हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी इन सेम डायरेक्शन जिधर को जा रहा होगा। सपोज करो इसके सेंटर की वेलोसिटी कुछ v है, तो कहीं भी ले लो इसका कोई पार्टिकल यहाँ होगा, कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा, कहीं भी ले लो भाई, कहीं भी, ठीक है, यहाँ पे भी होगा, 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 व्हाटएवर, इसके अंदर हर जगह जो पार्टिकल्स होंगे, अगर ये स्लाइड कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, तो और इधर को जा रहा है, तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, इसकी भी v, इसकी भी v, ठीक है, हर पार्टिकल की, क्योंकि ये एक सॉलिड बॉडी है पहली बात तो, और ये ट्रांसलेट कर रही है, ठीक है जी, हर बॉडी की वेलोसिटी सेम होगी इन सेम डायरेक्शन, एंड जो पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है उसकी वेलोसिटी भी v ही होगी, क्योंकि वो भी तो स्लाइड करके जा रहा है उसके ऊपर, ठीक है, हर पॉइंट यार कहीं भी ले लो, मैंने बस रैंडमली कुछ पॉइंट यहाँ पे ले लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब जब हर पार्टिकल इसके अंदर एक ही स्पीड के साथ एक ही डायरेक्शन में स्लाइड करता हो जाएगा, ऑब्वियस है रिजिड बॉडी है यार, ठीक है, कूल। तो इसको मानेंगे हम क्या सर, और सबसे ज्यादा ध्यान देंगे हम दोस्तों, एक तो इसके सेंटर पे, ये इसका सेंटर है, जो पार्टिकल सेंटर पे होगा उसकी वेलोसिटी जो होगी वो हर पार्टिकल की होगी, और एक ये पॉइंट P जो इसके कांटेक्ट पे है, यानी इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पे सर, विद ग्राउंड सरफेस। अगर मैं ग्राउंड ले रहा तो ग्राउंड है, किसी भी चीज पे अगर वो चीज ट्रांसलेट कर रही है तो उस पर्टिकुलर सरफेस को ही हम कंसिडर कर लेते हैं। अभी हमने माना कि ग्राउंड पे है तो हम ग्राउंड सरफेस ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ग्राउंड सरफेस है, और ग्राउंड रेस्ट पे रहता है, तो ग्राउंड जो सरफेस है वो हमने मान लिया कि जिस सरफेस पे ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, ये सरफेस है रेस्ट पे, ग्राउंड है तो ऑब्वियसली रेस्ट पे है। ग्राउंड ना होता अगर कोई और भी सरफेस होता, जैसे मेरा हाथ है और मेरा हाथ रेस्ट पे है, ठीक है, मेरा हाथ रेस्ट पे है, लेकिन ये इस पे ट्रांसलेट कर सकता है, तो ये ग्राउंड तो नहीं है, ये तो मतलब जो भी सरफेस पे ये व्हील ट्रांसलेट करेगा उसी को हम बेस इसका मान लेते हैं, ठीक है, ये रेस्ट पे होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1, ये अभी हमने यहाँ पे मान के चल रहे हैं, जरूरी नहीं होगा बट रोलिंग में वो मैं लास्ट में बताऊंगा जब नीचे वाला भी मूव कर रहा होगा तो क्या होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके सर, ठीक है, ये ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन में इसकी हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होने वाली है। ओके, अब अगर इस व्हील को मैं क्या कर दूं, सेम व्हील ले रहा हूं मैं, ठीक है, इसी व्हील को मैं ले रहा हूं, ठीक है जी, इसी व्हील को अगर मैं ऐसे कर दूं, अच्छा कुछ अजीब सा बन गया है यार, ठीक है, कुछ अजीब सा बन गया है, सेम सेम बन जा, सेम सेम बन, सेम बन, थोड़ा 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 थोड़ा, ओके, समथिंग लाइक दैट, थोड़ा सा नजर आ रहा होगा। अगर मैं एक एक्सिस इसके सेंटर से पास करा दूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे, और इसको प्योर रोटेशन करा दूं ऐसे, ये अब घूम रहा होगा इसके अबाउट ऐसे, ठीक है, ये प्योर रोटेट कर रहा है इस सेंटर की एक्सिस के अबाउट, सिंपल, तो अगर ये रोटेशन कर रहा होगा इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो इसके पास वेलोसिटी आ गई ओमेगा, आ गई ना। तो अब ध्यान से देखना, जब प्योर रोटेशन करती है कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर से पास हो रही है, तो केवल सेंटर पे जो पार्टिकल होगा, ये मैंने पढ़ा था हमने रोटेशन जब हमने स्टार्ट करा था, तो सेंटर पे जो पार्टिकल होगा उसकी v तो हो जाएगी 0, ठीक है, सेंटर वाले की v तो हो जाएगी 0, जैसे इसके सेंटर वाले की v कुछ है, सेंटर वाले की वेलोसिटी है यहाँ v, लेकिन इसकी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, सेंटर पे जो पार्टिकल होगा ऑब्वियसली यार वो तो 0 ही नहीं हो जाएगा, लेकिन इसको छोड़ के पार्टिकल कहीं भी हो, यहाँ 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 पे हो, कहीं भी हो, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी हो और कहीं भी हो, हर पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, ऑब्वियस है ये, ठीक है, क्योंकि प्योर सर्कुलर मोशन कर रहा है। और याद करो सर्कुलर सॉरी इसका हर पार्टिकल इसमें कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा और ये पूरी बॉडी रोटेशन कर रही है इस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, चूंकि हर पार्टिकल इस पे रोटेट कर रहा है, ये पूरी बॉडी रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा तो हर पार्टिकल का सेम होगा, ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, ठीक है। लेकिन आर हर पार्टिकल की डिफरेंट होगी ना, क्योंकि एक्सिस यहाँ से है और डिस्टेंस हम एक्सिस से लेते हैं। देखो इस पॉइंट की आर अलग होगी, इस पॉइंट की आर अलग होगी, जो बिल्कुल नीचे है उसकी अलग होगी, ठीक है, इसकी कुछ अलग होगी, इसकी डिस्टेंस कुछ अलग होगी, जो टॉप पे है उसकी डिस्टेंस अलग होगी, सबकी डिस्टेंस अलग है, तो सबकी लीनियर वेलोसिटीज इसमें अलग अलग होती हैं प्योर रोटेशन में, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है बॉस, ठीक है।
समझ जाओगे ना। चलो, चूंकि ये पूरा घूम रहा है, देखो मैंने ऐसे सर्कुलेट करा दिया, प्योर रोटेशन है ये, ध्यान से। तो जब ये ऐसे घूम रहा होगा तो जो टॉप पे होगा पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इधर होनी चाहिए, क्योंकि v और r में कैसा रिलेशन होता है, v मस्ट बी परपेंडिकुलर टू r। मतलब ये जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से, अगर मैं इसको डिस्टेंस r मान लूं तो देखो ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो जो पार्टिकल सर यहाँ होगा वो उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, जो यहाँ पे होगा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, आप समझ सकते हैं। जो यहाँ होगा उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, यहीं से डिस्टेंस ले लीजिए, जो यहाँ होगा उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, यहाँ वाले की ऐसे होगी। तो जब भी तो ये देख लो रोटेट कर रहा है हर पार्टिकल, जो पार्टिकल सर यहाँ पे होगा उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, जो यहाँ होगा उसकी कुछ ऐसी होगी, जो यहाँ होगा, मतलब सेंटर वाली जो एक्सिस है वहां से ये जो डिस्टेंस होगी ये इसकी वेलोसिटी को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होनी चाहिए परपेंडिकुलर। वेलोसिटी सबकी अलग अलग होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ v1 मान लूँ या कुछ v2 मान लूँ, उसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं, v3 मान लूँ, इसको v4 या कुछ और मान लो, जहां जो मानना है, तो हर पार्टिकल एक डिफरेंट वेलोसिटी के साथ यहाँ पे घूम रहा है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी इसकी सेम है। यही तो प्रॉपर्टी थी यार प्योर रोटेशन में। अब देखो हमने क्या करना है, ध्यान से समझियो, हमने क्या करना है, ये है प्योर ट्रांसलेशन, ये है प्योर रोटेशन। अगर मैं इनको ऐड कर दूं, वेक्टर का मेथड का यूज कर लूं, मतलब सर इसको ना हम कंबाइंड कर रहे हैं। अब हम जो टायर है वो कैसे काम करेगा, मतलब वो रोटेट भी करे और आगे भी चले रोटेट भी करे और आगे भी चले। तो मैं क्या करने वाला हूं चांदी मेरे, ध्यान से समझियो, ठीक है। सपोज करो अब मैं इसको कंबाइंड कर रहा हूं, ठीक है, तो कैसा नजारा नजर आएगा आपको। ओके 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 ओके, ठीक है। अभी मैं बेसिक पॉइंट पे जा रहा हूं, फिर बताऊंगा इसकी मैकेनिक्स है क्या। ओके, सो यहां से जो कॉम्बिनेशन मिलेगा, ध्यान से देखना वेक्टर मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, अभी मैं इसको फिर से बनाना पड़ेगा मेरे को, तो ये तो अंडा बन गया है, जस्ट लाइक एग, ठीक है गड़बड़ हो गया बॉस, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा गया खाली, तो लेट्स सी, ये तो भाई चलो ठीक ठीक है, चलेगा, मतलब समझ जाना आप, ठीक है, चलेगा, ठीक है, ओके चलेगा। तो इसको प्लस इसको ऐड करो, कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट को ही हम चेक कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है। अब हमने करना क्या है कि ये जो व्हील है ये आगे भी जाए और ये रोटेट भी करे, तो कैसे जाएगा, देखो ऐसे ही जाएगा, आगे भी जा रहा है रोटेट भी कर रहा है, ठीक है, तो आगे भी जा रहा है, ठीक है, रोटेट भी कर रहा है, तो ये इसको बोलेंगे रोलिंग। अब ये कौन सी रोलिंग है ये नहीं पता है, ठीक है, रोलिंग की अलग अलग कंडीशन होती है। हाँ ये कह सकते हैं आगे भी जा रहा है, जैसे गाड़ी का टायर है, आप गाड़ी में जा रहे हो यार, बैठ के बाइक पे जा रहे हो, बस में जा रहे हो, तो टायर घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, तभी तो गाड़ी आगे जा पा रही है, ठीक है। तो यही कंडीशन हमने यहाँ पे बनानी है, रोलिंग बनानी है। तो देखो स्पेसिफाई कर देते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, एक टॉप मोस्ट पॉइंट ले लेते हैं, एक बॉटम मोस्ट पॉइंट ले लेते हैं, ये ठीक है, ये जो बॉटम पे है, एक सेंटर वाला ले लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं जो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे है, ये वाला, ठीक है। ये पॉइंट्स हमें स्पेसिफाई करते हैं दोनों जगह पे। चले पहले सेंटर देखो, यहां अगर मैं इनको ऐड करूं, वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड करूं, तो ये वाली जो बॉडी इसके साथ ऐड होगी, तो इसकी सेंटर की वेलोसिटी है v, इसकी है 0, तो 0 प्लस v, तो सेंटर की वेलोसिटी यहाँ पे ओवरऑल आ जाएगी v के इक्वल, खोलना, ठीक है, इसकी प्लस इसकी, क्योंकि इसकी सेंटर की पार्टिकल की वेलोसिटी तो 0 है, पर जब ये इसके साथ ऐड होगा तो v प्लस 0, तो वो v ही मिल जाएगा। मतलब रोलिंग मोशन में सेंटर वाले पार्टिकल की वेलोसिटी भी होती है, ठीक है, रोलिंग मोशन में जो पार्टिकल सेंटर पे होगा उसकी वेलोसिटी भी होगी, बस इतना ध्यान रखना है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखो, जब ये स्लाइड करके इधर जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी थी कुछ v, और जब ये इधर जा रहा है, जब ये रोटेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वो भी इधर ही है v, तो v प्लस v, तो यहाँ पे आ जानी चाहिए 2v। एक्चुअली एक चीज आपने ध्यान रखनी है, यहाँ चूंकि ये प्योर रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है v, वो होती है r ओमेगा, हमने r ओमेगा लिख दिया यहाँ पे, चलेगा। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो v प्लस r ओमेगा लिख सकते हो आप, v प्लस r ओमेगा, बाद में देखेंगे क्या होती है, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया जस्ट v प्लस r ओमेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी r ओमेगा ले लेता हूं मैं और इसकी v ले लेता हूं, तो ये आ गया, वो डायरेक्शन सेम है, क्योंकि ये पार्टिकल भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब देखो अगर मैं इस वाले की सेंटर के जस्ट सामने जो डायमेट्रिकली पॉइंट्स है, ये वाला, इस पे वेलोसिटी इधर है, लेकिन इसके सेंटर के सामने जो पॉइंट होगा, यानी इसके जस्ट सामने यहाँ पे, और चूंकि डिस्टेंस उसकी ये होगी, तो वेलोसिटी डायरेक्ट नीचे होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए r ओमेगा, कुछ r होगी उसकी डिस्टेंस, व्हाटएवर जो भी होगी, ठीक है। तो देखो ये 90 है, तो देखो इस पॉइंट पे आगे, इस पे डाउन, तो यहाँ बना दो, इस पे आगे v है और नीचे यहाँ पे
आर ओमेगा है। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी बनेगी ना, इसका और इसका रिजल्टेंट वो बनेगी दोस्तों ऐसे, ठीक है। दिस इज योर नेट वेलोसिटी, ध्यान से समझना, दिस इज योर नेट वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगी इन दोनों की वजह से जो भी आएगी वो यहां आएगी वी डैश, नेट वेलोसिटी। अब बहुत ध्यान से समझते जाना, ठीक है। अब आ जाओ इधर, देखो बॉटम मोस्ट पॉइंट ले लेते हैं सर। तो इस पे वेलोसिटी स्लाइडिंग आगे को है, और इसकी जब ये रोटेट कर रहा होगा तो ये जो पार्टिकल है, देखो ये पार्टिकल रोटेट करके ऐसे आ रहा है, तो इस पे डायरेक्शन ऑब्वियसली पीछे को है, तो इसकी होगी आर ओमेगा पीछे को। तो इस पे वी आगे को है और आर ओमेगा इस पॉइंट पे पीछे को है, ठीक है। स्मॉल आर ओमेगा ले लिया मैंने, ठीक है, स्मॉल आर ओमेगा। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है पी, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो वेलोसिटी निकल के आ रही है, अगर आप ध्यान से देखें, एक आगे को है एक पीछे को है, बस इतना ही ध्यान रखें। अब बाकी इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे या इसमें से, वो अलग बात है, फिर वो बात की बात है, या दोनों को इक्वल करेंगे, वो डिफरेंट थिंक है इसकी, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, देखो ये भी इसके सेंटर के जस्ट अपोजिट है डायमेट्रिकली, ठीक है। तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है स्लाइडिंग में ऑब्वियसली आगे को होगी, और चूंकि रोटेट कर रहा है तो ये आगे को इधर को होगी, तो दिस वन आर ओमेगा। तो इसकी रिजल्टेंट जानी चाहिए इधर, तो ये होगी वी डैश, जैसे ये थी वैसे मैंने इसको डबल डैश लिख दिया। तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस पॉइंट की वो इधर को जा रहा होगा जब ये रोलिंग कर रहा होगा, रोलिंग रोलिंग रोलिंग, ठीक है। तो वो इधर को जा रहा होगा, ये वाला पार्टिकल जो है इधर को जा रहा होगा, और ये वाला पार्टिकल इधर को है मूव कर रहा होगा। समझ गई बात को, उसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है। और भी कोई भी पॉइंट आप स्पेसिफिकली यहाँ पे ले सकते हो, इसमें कोई नहीं है, रैंडम पॉइंट भी कुछ भी ले सकते हो आप, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो मान लिया आप इस पॉइंट की बात करो, तो ये v इधर को जा रहा है और ये नीचे को जाएगा ऑब्वियसली। तो इस पॉइंट पे v आगे जा रहा है और इसकी वेलोसिटी इधर को है, तो ये, तो फिर इनका रिजल्टेंट आपने निकालना है, मतलब वो कोई भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फंडा इज दैट कि ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये जो सिचुएशन नजर आ रही है, इसको बोला गया कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मोशन, रोलिंग मोशन। अब ये कौन सी रोलिंग मोशन है? होले होले भाई, आराम से करते हैं ना बॉस, ठीक है। सो दिस इज योर रोलिंग मोशन एक्चुअली, ओके सर। तो सर मतलब ऐसे ही बनेगा, मतलब हाँ। अब हमारा जो सबसे खतरनाक इंटरेस्ट है ना यहाँ पे, वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, मतलब उस व्हील का, उस टायर का, उस बॉडी का किसी सरफेस के कांटेक्ट में जो सरफेस होता है, उस बॉडी का जो किसी सरफेस के जो कांटेक्ट में जो पॉइंट होता है, वो हमारा मेन इंटरेस्ट होता है। मतलब रोलिंग के केस में उसकी स्टडी हमने करनी होती है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि ये रोलिंग किस टाइप की है। ऑब्वियसली यार, गाड़ी का टायर जब ग्राउंड को टच करके चलेगा तो हो सकता है वो स्लाइड ही कर जाए, घूमे ना, या वहीं घूमता रहे। जैसे गाड़ी का टायर कीचड़ में नहीं फंस जाता है, कहीं पे बहुत सारा पानी भरा हुआ है और मिट्टी है तो कीचड़ बन गया है, तो गाड़ी का टायर फंस जाता है। आपने देखा होगा, पक्का सबने एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी किया। मैं तो बचपन में खेतों में किया, ट्रैक्टर वगैरह का टायर कीचड़ में जब फंसता था तो वहीं घूमने लग रहा था, मजे लेते थे उसके पूरे, ठीक है, कि वाह अब ये नहीं चल रहा है, अब ये होते हैं ना बच्चे छोटे छोटे से, ठीक है, तो टायर वहीं घूमता रहता था, है ना, वो कंडीशन हो सकती है, वहीं घूम रहा है, आगे नहीं जा रहा है। या फिर जब हम ब्रेक वगैरह अप्लाई करते हैं ना, तो गाड़ी का टायर जब रुकता है तो वो स्लाइड करता है ना, स्लाइड करता है, घिसता है ना, घिसता है वो सरफेस के ऊपर। या फिर जैसे नॉर्मली गाड़ी जा रही है तो वो घूमती हुई आगे जा रही है, तो भाई कोई भी कंडीशन हो सकती है ना यार, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मिलके बना, आप ध्यान से देखो। अब जल्दी से डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं इसको। अगर केवल प्योर ट्रांसलेशन है तो हर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से जाएगा। अगर प्योर रोटेशन है तो इसमें और उसमें क्या है, हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में होगी और अलग अलग होगी। ओमेगा नो डाउट सेम होगा, और सेंटर की वेलोसिटी इस केस में रोटेशन में 0 होती है, यहाँ पे होती है। जब हम दोनों को कंबाइंड कर देते हैं तो सेंटर की वेलोसिटी है ना, और हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है। आप चेक करो, सेंटर की वेलोसिटी भी है, और मतलब इस रोलिंग के केस में सेंटर ऑफ मास में जो पार्टिकल होगा वो भी चल रहा होगा, ठीक है, वो भी चल रहा होगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि यार सर इसमें तो हर पार्टिकल चल रहा है, इसमें सेंटर वाला नहीं चल रहा है, क्या इसमें ऐसा होगा कि कोई पार्टिकल नहीं चल रहा होगा? देखेंगे, अभी राज नहीं खोलेंगे, ठीक है, अभी देखेंगे। ओके कूल। सो हाँ, एक चीज क्लियर होगी कि सर ये कंबाइंड मोशन है, यस दैट इज द कंबाइंड मोशन। अगर ये जा रहा है तो इसमें हर पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ mv², मतलब ट्रांसलेशन में एनर्जी ये होती है। और अगर प्योर रोटेशन होता है, प्योर रोटेशन में एनर्जी हो जाती है हाफ i ω², क्योंकि ये घूम रहा है पूरा मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। अब जब रोलिंग होगी तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, यानी जो नेट एनर्जी होगी ना वो काइनेटिक ट्रांसलेशनल होगी और काइनेटिक रोटेशनल होगी। बस यही तो है ब्रह्मास्त्र। पहले तो ये चीज आप पहले दिमाग में सेट करके रखो, ठीक है, कि भाई ये इन दोनों से मिलके बनाया, तो दिस पर्टिकुलर मोशन हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू एनर्जी। ओके, सो जो टोटल एनर्जी आई रोलिंग में, ध्यान से समझना, रोलिंग में वो कितनी आई सर? हाफ mv² प्लस
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। फिलहाल यही समझो, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा रूप आपने इसका याद रखना है न्यूमेरिकल करने के लिए इजीली। फिलहाल आप इतना याद रखें, दैट इज द मेन थिंग। ओके, फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि हाँ चलो ठीक हो गया सर, ये हमने कर लिया। अब धुरंधर खिलाड़ियों, यहां पे हम बात करने वाले हैं रोलिंग मोशन की, उन सारी कैटेगरीज की जिस पे हमने काम करना है, जिसका मेन पर्पज है, इसको पढ़ने का हमारा जो मेन पर्पज है वो क्या है ना, उस पे काम करेंगे। और हमारा जो मेन इंटरेस्ट है वो कहाँ है, जब टायर किसी सरफेस को टच करता है उस पॉइंट की वेलोसिटी हमारा मेन है। मतलब मेन रोलिंग में इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, इससे डिसाइड होता है कि रोलिंग की कौन सी मोशन यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे और कौन सी मोशन हमारे लिए किस तरीके से रिएक्ट करती है। कूल कूल, ठीक है, सुपर कूल एक्चुअली। ठीक है, तो करे बॉस, थोड़ा सा क्लियर हुआ, फंडा बेसिक सा गया दिमाग में कि क्या पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने केवल इतना सीखा, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी सारी कंडीशंस की, वहीं से हमारे सारे कंसेप्ट बिल्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं गारंटी दे रहा हूँ हर टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करके आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। इतना टिपिकल आइडिया एडवांस को छोड़ के कोई भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, बस आप फोकस करें, कम ऑन। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं, इसकी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है। सबसे पहले अब जो हमने कॉम्बिनेशन की हेल्प से जो रोलिंग वाला जो कंडीशन हमने यहाँ पे बनाई है उसको जल्दी से मैं बना देता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बोला, सबसे ज्यादा फोकस और जो मेन पॉइंट है वो आपका क्या होना चाहिए कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पे वेलोसिटी क्या है, क्योंकि उसी से डिसाइड होती है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा हाँ, एक चीज और देखना, हम जो भी कंडीशन यहाँ पे अभी जा रहे हैं वो जा रहे हैं फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना, हॉरिजॉन्टल पे जो रोलिंग हो रही है, ठीक है, फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, मतलब कंडीशन इसी की हेल्प से समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, है ना, रोलिंग, उसके बाद हम पढ़ेंगे रोलिंग ऑन इंक्लाइन, ठीक है, इंक्लाइंड, ठीक है, सरफेस या इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। और वहां पे कौन सी रोलिंग पढ़ेंगे, केवल उसका एक स्पेसिफिक केस करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक केस ही हम देखेंगे इस कंडीशन में। ओके, आ जाओ बॉस, आ जाओ, ठीक है। तो अभी मैंने जो बनाया, मैं रोलिंग की कंडीशन यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अभी जो मैंने बनाया, बॉस व्हाट इज दैट सर, बन जा भाई, तकलीफ ना दे यार, ये ले, ठीक है, अब हो गया लड्डू वड्डू जो भी है, ठीक है। तो दिस इज द सरफेस, आप बहुत ध्यान से समझते जाइए बॉस, ठीक है। सो ये वो सरफेस है, ये वाला, जिसपे ग्राउंड, इसको ग्राउंड सरफेस मान लिया, कोई भी सरफेस जो रेस्ट पे है, ठीक है, ये वाला। सो अभी हमने मान लिया ये वो सरफेस है, अब कुछ भी मानो उसको, ये जो सरफेस है जिसपे ये बॉडी मूव करेगी, ये रेस्ट पे होना चाहिए, एट रेस्ट, ठीक है, ये रेस्ट पे होना चाहिए, तब ये कंडीशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है सर। तो यार सर, इस टायर का, ये इसका सेंटर है और हमें पता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अभी अभी हमने सीखी है, v होती है, ठीक है सर। और लेकिन इस टायर का जो पॉइंट इसके कांटेक्ट में है, ठीक है, इस टायर का या इस व्हील का जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में है, यानी यहां पर, ठीक है, यहां पर, तो अभी अभी हमने देखा उसकी दो वेलोसिटीज निकल के आई थी, ठीक है। एक वेलोसिटी आगे को आई थी, कितनी सर, v, और एक वेलोसिटी पीछे को थी, कितनी सर, r ओमेगा। ये था P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी इस टायर का कांटेक्ट इस सरफेस के साथ यहां पर है। बहुत मजा आने वाला है बॉस, ध्यान से समझिए, ठीक है। अब उत्तरी, अच्छा ये बात है, मैंने कहा हाँ यही तो बात है, ध्यान से देखो। अब अगर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं इस पे नेट वेलोसिटी निकालूं तो मैं यहाँ पे कंडीशन आपके लिए बना रहा हूं कि मेन कंडीशन हमारे लिए है क्या, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि ये सरफेस मे बी एट रेस्ट और मे नॉट बी एट रेस्ट, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके बॉस, ओके। तो अब क्या करेंगे सर, देखो सबसे पहले आपने निकालना है फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, फाइंड वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत ध्यान से देखते जा रहा है, जब क्वेश्चन करेंगे तो उड़ा डालेंगे, बस थोड़ा सा आपने सब्र रखना है बॉस, ठीक है। तो सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, देख लो, हम लिख सकते हैं v माइनस आर ओमेगा, लिख सकते हैं ना, यस 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 एंड यस। ओके, अब अगर वो आपसे बोल दे दोस्तों, देखो यहाँ पे तीन कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नेट वेलोसिटी है v माइनस आर ओमेगा। अगर वो बोल दे कि इफ v, ये वाली वेलोसिटी इससे ज्यादा हो, इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, ध्यान से समझना, इफ दिस वेलोसिटी इज ग्रेटर देन आर ओमेगा, पहली कंडीशन ये आ गई, ठीक है, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है लीनियर, वो इसकी रोटेशनल वेलोसिटी से ज्यादा हो गई, तो इस कंडीशन को नाम दिया गया है दोस्तों रोलिंग। ध्यान से समझिए बॉस, रोलिंग विद स्लिपिंग, ठीक है। तब यहां स्लिपिंग होगी और स्लाइडिंग, ठीक है,
या स्लाइड करेगा, ठीक है, ये ध्यान से समझना आप, ठीक है। रोलिंग विद स्लिपिंग का केस है ये, और कौन सी डायरेक्शन में स्लिप करेगा, v आगे को ज्यादा है और ये पीछे को कम है, तो इसको बोलते हैं रोलिंग विद स्लिपिंग, या इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक है, इसी को आप बोल सकते हो, और फॉरवर्ड स्लिपिंग, ठीक है, इसी को बोलेंगे फॉरवर्ड स्लिपिंग। सर ये है क्या, अभी बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन इसका नहीं करेंगे क्योंकि इस पे क्वेश्चन हमारे मेंस और जेईई में नहीं आते हैं नॉर्मली, ठीक है, बट आपको फील आना चाहिए कि क्या है कंसेप्ट, तभी तो मजा आएगा। रोलिंग में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो लास्ट में आएगा, राज खुलने वाले, आप बस ध्यान से देखते जाओ। यार सर ये फॉरवर्ड स्लिपिंग क्या होता है, और मैंने लिखा क्या है यहाँ पे, रोलिंग तो होगी लेकिन स्लिपिंग के साथ होगी, मतलब स्लिपिंग होगी मतलब स्लाइडिंग होगी, मतलब सर कैसे, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो। देखो जब गाड़ी के टायर पे ये कंडीशन आ जाए कि आप उसको ये वेलोसिटी ज्यादा दे दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में और ये वाली वेलोसिटी कम हो जाए, तो वो गाड़ी का जो टायर है पहले स्लाइड करेगा, ठीक है, उसके बाद रोल करेगा, ठीक है, पहले स्लाइड करेगा उसके बाद रोल करेगा, समझना। तो उसने बोला रोलिंग विद स्लिपिंग, मतलब पहले स्लिपिंग होगी वहां पे, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे मैं बाइक से जा रहा हूं और मैंने अचानक ही तेज ब्रेक अप्लाई कर दिया बॉस, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, चूंकि ये वेलोसिटी ज्यादा होगी ये वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है, ये तो आगे को ये क्या कर रहा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग करेगा, तो उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे को एक्ट करता है, इस कंडीशन में ध्यान देना। तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो पीछे को आएगा Fk, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे एक काम कर रहा होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन इस सेंटर के अबाउट r डिस्टेंस इसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा, यानी टॉर्क इस पे इस डायरेक्शन में जाएगा। देखो फ्रिक्शन इधर है यानी फोर्स, और फोर्स ये इसके डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, तो मैंने आपको बोला था अगर फोर्स इधर को एक्ट कर रहा है तो उसकी मुंडी को पकड़ो, उसके थोपड़े को पकड़ो, उसके हेड को पकड़ो और इस पॉइंट की तरफ रोटेट करा के देख लो, तो ऐसा टॉर्क लगेगा, तो इसको ऐसे घुमा देगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जब फॉरवर्ड स्लिपिंग होती है, मतलब v ज्यादा हो r ओमेगा कम हो, तो ये जो ये टॉर्क है इसको एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी देता है, यानी ओमेगा इंक्रीज करता है और v इसका ओवरऑल डिक्रीज करता है, ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, है ना, इसको आप ध्यान से समझेंगे, वो ओमेगा आपका इंक्रीज करता है और v इसका आपका डिक्रीज कर जाता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, फॉरवर्ड स्लिपिंग का नाम दिया है, तो मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ या बाइक चला रहा हूँ, अचानक मैंने ब्रेक अप्लाई किया, तो जो टायर है ना मेरा टायर, ठीक है, तो जो गाड़ी का टायर होगा ना पहले वो स्किड करेगा, होता है ना, जैसे स्किड कर जाना मतलब स्लाइड कर जाना, उसके बाद रोल करेगा, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो उसको, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो कि पहले वो स्लाइड करेगा, ठीक है, देन वो रोलिंग कर सकता है, ठीक है, देन वो रोलिंग करेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, बट पहले वो स्लाइडिंग करनी स्टार्ट कर देगा, मतलब घिसकते हुए जाएगा यार, मतलब ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे ऐसी कंडीशन बनेगी कि ये जो टायर है रोलिंग कर रहा था, पहले रोलिंग, एक ऐसी कंडीशन है, फिर ये स्लाइड कर गया, उसके बाद रोलिंग कर सकता है, ठीक है, स्लाइड कर गया, इस पे घिस के जाएगा, मतलब स्लाइड करके जाएगा, ठीक है, स्किडिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है ना, समझ गए ना आप क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये वाली वेलोसिटी से क्या हो जाए ज्यादा, बस ये कंडीशन आप यहाँ पे याद रखेंगे। फ्रिक्शन उस केस में पीछे को काम कर रहा होगा, उसको एक टॉर्क प्रोवाइड करा देगा, दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपने अपने दिमाग में सेट करके रखनी है, ठीक है, ओके। अब सर सेकंड कंडीशन में क्या होगा, आपने फील ले लिया होगा इसके कि कैसा, इमेजिन करो कि कैसा हो रहा होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में अगर v कम हो जाए और r ओमेगा ज्यादा हो जाए, ठीक है, उल्टा सोचो, है ना, v कम हो जाए और r ओमेगा ज्यादा हो जाए, तो इस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली इस केस में देखो ये ज्यादा हो गया और ये वाला कम हो गया, तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है इस केस में, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो इस केस में इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में फ्रिक्शन इधर जाएगा, काइनेटिक ही होगा, और फ्रिक्शन का टॉर्क अब इस डायरेक्शन में आ जाएगा टॉर्क, तो इसमें ओमेगा कम हो जाता है और v बढ़ जाता है, ठीक है, v बढ़ जाता है बॉस, ठीक है, इस केस में v बढ़ जाएगा, दैट इज द केस ऑफ स्लिपिंग। ये कौन सा केस है, याद करो, जब गाड़ी का टायर कीचड़ में फंस जाता है और हम उसकी रेस बढ़ा देते हैं, v बढ़ जाता है, देखो ओमेगा कम हो जाता है, तो उसका टायर वहीं पे कीचड़ में घूमने लगता है, ठीक है, वहीं पे घूमने लगता है, ठीक है ना, समझ गए ना आप, वहीं पे घूमने लगता है, तो वो इस कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आपने ध्यान रखना। तो नाम क्या देंगे सर इसको, स्लिपिंग हो जाएगी ये, तो बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक है, बैकवर्ड मतलब वो कीचड़ से नहीं निकल रहा है, बैकवर्ड स्लिपिंग का आप नाम देंगे। और कहीं ना कहीं पक्का आपने देखा होगा, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली ट्रैक्टर वगैरह का हम यूज करते हैं, या कहीं बसेस कार का टायर कहीं फंसा हुआ कीचड़ में आपने देखा होगा, तो अगर वो नहीं निकल रहा उस कीचड़ से, इमेजिन करो यार, मैंने तो बचपन में बहुत सारी चीजें देखी हैं, आपने भी देखी होंगी, जो बच्चे शहरों में रहते हैं कहीं ना कहीं तो आपने ऐसा इंसिडेंट देखा होगा, नहीं देखा हो तो टीवी वगैरह में तो यार, पिक्चर वगैरह में तो देखा ही होगा ना, कहीं पे
गुंडे किसी को उठा के लेके जा रहे हैं, उनकी कार फंस गई कहीं कीचड़ में, ऐसा हुआ होगा यार, ठीक है, ऑब्वियसली। हाँ, एक सीन मैं आपको दिलाता हूँ यार बेहतरीन तरीके से, ओके, वो सीन आप ध्यान से देखो। कैसा सीन था, होप सो कि उसका जो टायर है वो कीचड़ में फंसा होगा पक्का। आप लोगों ने एक सीरीज पक्का देखी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने वो सीरीज ना देखी हो, नो वे, मैं मान ही नहीं सकता, मतलब हो भी सकता है, बट यार मनी आइस्ट, ठीक है। मनी आइस्ट में क्या होता है कि लास्ट में जब प्रोफेसर को पकड़ने वाले होते हैं, अब कौन सा एपिसोड है मेरे को पता नहीं कौन सा एपिसोड है ना, सीजन कौन सा है वो, तो उसके फिर गांव में जाके वो कच्चे रास्ते से जाता है, उसकी गाड़ी कहीं कीचड़ में फंस जाती है, फिर वो वहां से नहीं निकलती है, फिर दो गांव के बंदे आते हैं, एक मोटो सा होता है, फिर एक उसके साथ ओल्ड मैन होता है, समथिंग समथिंग, वो उसको बचाते हैं, ठीक है, पुलिस वालों से, ठीक है। तो ऐसा कोई सीन था, पक्का आप देखना जाके, ठीक है। तो कीचड़ में फंस गया, टायर तो वहीं घूमने लगता है, बस वो ये वाला केस है, इसको बोलते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग, ठीक है। इस केस में क्या होता है, ओमेगा कम होता है और वेलोसिटी आपकी बढ़ती है, तो टायर वहीं घूमने लगता है यार, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी है, ये वो कंडीशन है, अब इसको फील करो। चलो ये तो होगा फिजिक्स की लैंग्वेज। तो यार सर हमें फर्क क्या पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा कि अगर हम गाड़ी को लेके जाना चाह रहे हैं, मान लिया मैं यहाँ से जैसे मैं शिमला में हूँ और मैं दिल्ली जाना चाह रहा हूँ, और मेरी जो गाड़ी है व्हाटएवर जो भी है गाड़ी है मेरी, और मैं अगर दिल्ली जाना चाहता हूँ तो मेरा टायर घूमना भी चाहिए और आगे जाना भी चाहिए, मतलब ट्रांसलेशन भी होना चाहिए और रोटेशन भी होना चाहिए। अगर वो वहीं घूमने लगे तो मेरी तो गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी, तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, तो देयर इज ए प्रॉब्लम। हाँ समझ गए ना। और अगर मैंने क्या किया, चलो भाई आगे जा रही है लेकिन वो घूम नहीं रहा है और स्लाइड ही कर गई, तो टायर घिस रहा है भाई, जमीन पे टायर घिस रहा है, तो कितना आगे जाएगा, वो घिस जाएगा, खत्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगी, तो वो भी बेकार है। तो हम चाहते हैं ऐसी कंडीशन रोलिंग में जिसमें गाड़ी का टायर घूमे भी और आगे भी चले, ओके, अब फील आ रहा है ना, क्योंकि गाड़ी का टायर घूम घूम के आगे जाएगा तभी तो नॉर्मली जा सकता है, विदाउट एनी टिपिकल सिचुएशन। टायर पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो घूमते भी रहेगा और मस्त तरीके से वो आगे चले जाएगा। स्लाइड करेगा तो भी दिक्कत है, देखा होगा आपने, जब आप बहुत तेज ब्रेक अप्लाई करते हो ना, गाड़ी का टायर घिस जाता है जमीन पे, और घिसता है ना वो, तो वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो बहुत हीट जनरेट हो जाती है वो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वियर एंड टियर कंडीशन क्रिएट हो जाता है, टायर खराब हो जाता है आपका, समझ गए। तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। सो दीज आर द टू कंडीशन, अब इनको करेक्ट करना है, इन कंडीशन को करेक्ट करना है, हमें ऐसी कंडीशन बनानी है, हमें ऐसी इंजीनियरिंग बनानी है कि यार ना तो गाड़ी का टायर बैकवर्ड स्लिप करे, वहीं ना घूमे, या वो स्लाइड भी ना करे, है ना। जैसे गाड़ी का टायर था ये घूम नहीं रहा है, जस्ट स्लाइड करके आगे जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं हो कि बस स्लाइड ही कर रहा है जी, ठीक है। उसमें यानी रोलिंग तो हो रही है, बस स्लिपिंग हो रही है, वहां पे स्लाइडिंग हो रही है, स्किडिंग कर रहा है, ठीक है। ये वाली कंडीशन ना बननी चाहिए आपके पास, ठीक है ना बॉस। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, अदरवाइज ये कंडीशन बन जाएगी स्लिपिंग वाली, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड स्लिपिंग बोलेंगे और इसको बैकवर्ड स्लिपिंग बोलेंगे, ओके। तो हमने ऐसी कंडीशन बना ली, अब ये एक इंजीनियरिंग का काम हो गया, ठीक है, इसलिए हमें साइंस में सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। तो सर अब ऐसा क्या करेंगे, अब देखो सारा मुद्दा हो रहा है वी के इससे डिफ्रेंशिएट होने की वजह से, मतलब वी और ये अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे भी अलग अलग है। अगर हम ये कर दे बॉस, ठीक है, इधर बता दूं चलेगा बॉस, इधर बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं ये कर दूं, सर क्या करने जा रहे हो, थर्ड कंडीशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर अस, ठीक है। अगर हम ये कर दे कि सर ये वाली जो वेलोसिटी है जो ट्रांसलेशन की वजह से आई थी और ये रोटेशन की वजह से आई थी, अगर ये इक्वल हो जाए तो बॉस मजा नहीं आ जाएगा। अगर ये इक्वल हो जाएंगी तो ये जो वीपी है, वी माइनस आर ओमेगा, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड एज द कंडीशन ऑफ, इस कंडीशन को बोलते हैं प्योर रोलिंग, दिस इज कॉल्ड एज प्योर रोलिंग। अब वहां पे गाड़ी का टायर प्योर रोलिंग में होगा, ना स्किड करेगा ना स्लिप करेगा, नथिंग, ओके। वो मस्त तरीके से घूम घूम के आगे जा रहा होगा और प्योर रोलिंग हो रही होगी, ठीक है, ऐसे आगे को जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे आगे को देखो मैं इसको चला रहा हूं लेकिन ये स्लाइड कर गया, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, आगे जाना चाहिए, ऐसे 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 आगे जाना चाहिए, ठीक है। तो यही हम चाहते हैं, हमारी गाड़ी का टायर घूमते हुए आगे जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्योर रोलिंग, या इसी को नाम दिया जाता है रोलिंग। तो हो रही है लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, विदाउट स्लिपिंग, ठीक है, हम लिख देंगे
विदाउट स्लिपिंग। होप सो गाइज आपके दिलो दिमाग में सेट हो गया होगा मामला इसका, आपके फंडे क्लियर हो रहे होंगे कि रोलिंग हम चाहते हैं, स्लिपिंग ना हो, अदरवाइज हम आगे नहीं जा पाएंगे ना, हमारी गाड़ी वहीं फंस जाएगी यार, ठीक है। प्रोफेसर फंसने वाला था भाई, उसकी गाड़ी के सिर में पड़ गई थी, ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से बचाया उसको। तो साइंस है, बस साइंस है, यहाँ पे ध्यान देना, फिजिक्स है बॉस, ठीक है। सो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग चाहिए, यानी उसको नाम दिया जाता है प्योर रोलिंग, परफेक्ट रोलिंग भी कह सकते हो, परफेक्ट रोलिंग। और हम यही तो चाहते हैं, परफेक्ट रोलिंग। यार कौन ऐसा चाहेगा कि उसकी गाड़ी का टायर वहीं घूमता रहे, तो वो जा ही नहीं पाएगा। आप अपने घर से दूसरे मोहल्ले में भी नहीं जा पाओगे, आपका गाड़ी का टायर वहीं पे है, और घिसे खिसक के जा रहे हो तो भी नहीं जा पाओगे, है ना, तो भी नहीं जा पाओगे ना समटाइम, है ना, ऐसी सिचुएशन आपके पास आ गई तो भी पंगा है। तो हमें इस कंडीशन पे फोकस करना है। मतलब एक इंजीनियरिंग का काम होता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है और जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, वो सेम होनी चाहिए। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की नेट वेलोसिटी हमेशा जीरो होनी चाहिए। जब ये कंडीशन होगी मेरे दोस्तों, जब ये कंडीशन होगी तो उसको बोला जाता है प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज प्योर रोलिंग। क्लियर है मस्त तरीके से बॉस, ठीक है। यस यस यस। उत्तरी, इसका मतलब सर जो पार्टिकल रोलिंग मोशन के केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगा उसकी वेलोसिटी जीरो है, मतलब वो रेस्ट पे होगा, एट रेस्ट। यस यस यस, वो रेस्ट पे होगा, यानी रोलिंग के केस में वो पार्टिकल जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होता है वो पार्टिकल केवल रेस्ट पे होता है, उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, बाकी हर पार्टिकल की वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है। ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो रहा है ना फंडा क्लियर बॉस? मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था वो फंडा आपका क्लियर होना चाहिए, और हमारा मेन मकसद ये है। अब मैं वापस आ रहा हूं, रोलिंग मोशन में हमने पढ़ना है फाइनली प्योर रोलिंग। क्या पढ़ना है मेंस और नीट के लिए? प्योर रोलिंग, ठीक है, क्योंकि एडवांस में इनके क्वेश्चंस हो सकता है, बन सकते हैं, अदरवाइज नीट और जेईई में हमारा नहीं बनने वाला है। सो प्योर रोलिंग हम पढ़ेंगे, और प्योर रोलिंग की नेसेसरी कंडीशन मैंने आपको बता दी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मतलब v मस्ट बी इक्वल टू r ओमेगा। ओके, v मस्ट बी इक्वल टू r ओमेगा। अब इसको दूसरे सेंस में भी बताऊंगा मैं, आप टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। इसका दूसरा जो सेंस है वो भी बता रहा हूं। अभी तो मैंने इस तरीके से आपको बताया है कंडीशन बना के, अभी तो हम सरफेस को भी तो कंसिडर करेंगे, आपके दिमाग के तार भी तो खोलने हैं, हर तरीके से ये भी तो सिखाना आप सोचते कैसे हो, आप कैसे सोच सकते हो हर तरीके से किसी भी कंसेप्ट को सीखने के लिए, तभी तो मजा आएगा ना यार। क्या बात कर रहे हो? तो यार सर अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे? अभी बता रहा हूं ना अब क्या करेंगे। पहले ये बताओ पिक्चर क्लियर है बॉस? आप ध्यान से देखो, पिक्चर को देख लो आप, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में, वैसे मैं होने भी नहीं दूंगा, अभी आपको सब कुछ सिखा के जाऊंगा, ठीक है, तभी तो न्यूमेरिकल फोड़ेंगे हम पकड़ के, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ओके ओके दोस्तों, दूसरा नजरिए से भी इसको देख लेते हैं, मतलब दूसरी आंख से भी देखना है, फिर तीसरी आंख से भी देखना है, ठीक है, तो दूसरी आंखों का यूज कर लेते हैं। आई मीन एक और अप्रोच इसका देख लेते हैं। वैसे वो मैंने पहले ही बता दिया था, बस हमने उस पर फोकस नहीं करा है, क्योंकि अब करेंगे, अब ज्यादा मजा आएगा ना उसको फील करने में, उसको समझने में, ठीक है। क्या था सर, मतलब वाओ, राज के राज बोल रहे हैं। यस यस बॉस, आपको स्मार्ट भी तो बनाना है, ओके, आपके दिलो दिमाग में ये जो कंसेप्ट है इनको फिट भी तो करना है, आप ही को स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो आपने ही बनना है बॉस, ठीक है, आप ही को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और आप ही से एग्जाम क्रैक करवाना है बॉस, डेफिनेटली क्रैक करवाना है, तो कंसेप्ट बिल्डिंग मस्त होनी चाहिए। तो क्या बात कर रहे हो सर? देखो भाई, मैं ये बात कर रहा हूँ बॉस कि ये था हमारा वेल, ठीक है, और कंडीशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब आप थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो आप बोलोगे उत्तरी यार सर देखो भाई, मेरे पास ना एक अटेम्प्ट में मैं गोलू नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है यार, इस अटेम्प्ट में पक्का बनेगा, देखो बन गया ना, मतलब ये भी कुछ जादू ही हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। ओके, सो दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस जिसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म है कोई, ये जो व्हील है ये रोटेट रोल करेगा, मतलब रोलिंग करेगा। अब आपने समझ लिया तीन कंडीशन है यहाँ पे रोलिंग की, और हमने किस पे फोकस करना है? प्योर रोलिंग, ठीक है, प्योर रोलिंग, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्योर रोलिंग, ठीक है, प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग का दूसरा नाम क्या है सर? यानी रोलिंग है लेकिन विदाउट है, विदाउट, ठीक है, स्लिपिंग। और इसी नाम का वो यूज करेगा, ध्यान देना, न्यूमेरिकल में जब भी वो बोले रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, समझ जाना प्योर रोलिंग है, और समझ जाना टायर जो होगा, टायर वो जिस पॉइंट पे उस सरफेस को टच कर रहा होगा वहां की वेलोसिटी होनी चाहिए जीरो। अब ध्यान से समझो, चूंकि ये जो सरफेस है ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सरफेस मस्ट बी एट रेस्ट। अगर इस सरफेस की इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ होगी, है ना, तो वो रेस्ट पे है, ये सरफेस तो जा नहीं रहा है, तो जहां पे ये टायर इसको टच कर रहा है, मान लो ये पॉइंट है, और यहाँ पे पॉइंट 1 मान लो, और ये वाला जो टायर का पॉइंट है जो इसको टच कर रहा होगा उसको 2 मान लो, तो अगर पॉइंट 1 की वेलोसिटी जीरो है और पॉइंट 1 कहाँ पे है? एट सरफेस,
ठीक है। इस सरफेस पर, सरफेस तो क्या है, रेस्ट पे है सर, सरफेस थोड़ा ही चल रहा है, ग्राउंड थोड़ा ही चल रहा है, ठीक है। या कोई भी सरफेस मेरा हाथ है, ये थोड़ा ही चल रहा है, इस पे कोई चीज रोल करके आगे जा सकती है, इसकी वेलोसिटी रेस्ट है। तो इसका मतलब अगर सरफेस रेस्ट पे है और इस टायर का या इस व्हील का, ठीक है, इस व्हील का ये वाला पॉइंट इसी सरफेस पे टच कर रहा है, तो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन रिलेटिवली। अगर हम रिलेटिवली देखें तो सेकंड पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, सेकंड पॉइंट पी मान लेता हूं मैं, तो सेकंड पॉइंट मान लो या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो, वो भी जीरो ही तो होना चाहिए, वो भी तो जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट इसको रेस्ट पे टच कर रहा है बॉस, ठीक है ना, टच कर रहा है ना। तो जो जिस सरफेस पे टच करके चल रहा है वो सरफेस तो रेस्ट पे है, तो उसकी पॉइंट की वेलोसिटी अगर जीरो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जो टायर वाला पॉइंट होगा वो भी जीरो होना चाहिए। और हमें पता था इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी निकाली थी वो वी आर ओमेगा थी, और वो होनी चाहिए जीरो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सरफेस रेस्ट पे है। तो यहां से भी v इक्वल टू आर ओमेगा आप लिख सकते हो, एंड दिस इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। यही तो सिखाया मैंने आपको, ऐसे भी सीख सकते हो आप। मतलब सीधी सी बात है, ये व्हील जिस सरफेस को टच करके आगे चलेगा, जितनी भी गाड़ियां हैं पूरी दुनिया में, ग्राउंड को टच करके उनका टायर जा रहा है, तो ग्राउंड रेस्ट पे है, तो वो गाड़ी का जो टायर है जो ग्राउंड के पॉइंट के कांटेक्ट में होगा, ग्राउंड के उस पॉइंट की वेलोसिटी उस टायर पे हमेशा जीरो होती है। इसी को बोलते हैं प्योर रोलिंग कंडीशन। दैट्स व्हाई हमारा टायर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस रोल करते हुए आगे चलता रहता है। मतलब प्योर रोलिंग अगर कराना चाहते हो, गाड़ी के टायर को रोल कराते हुए लेके जाना चाहते हो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी इंजीनियरिंग ये बोलती है जीरो करनी है, बस जीरो कर दो, ठीक है। मतलब आपने v इक्वल टू आर ओमेगा करना ही पड़ेगा, मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल वेलोसिटी को सेम करना पड़ेगा, बस सेम करना होता है, ठीक है। दिस इज द कंडीशन, समझ गए ना। जरूरी नहीं है कि नीचे वाला रेस्ट पे होगा, बट अगर प्योर रोलिंग आप करा रहे हो तो नीचे वाले सरफेस की वेलोसिटी जीरो ही होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है। ओके, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना, बाहर निकल के आओ। अब ये तो हुआ दूसरी आंख से कंसेप्ट को देखना, ठीक है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे बहुत बेहतरीन है कि यार सर, अगर इस व्हील की वो वेलोसिटी, उस पॉइंट की वेलोसिटी जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस व्हील की इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पे जो पॉइंट पी इसको टच कर रहा है, अगर ये वेलोसिटी जीरो है, तो ये तो तभी पॉसिबल होता था कि जहां से एक्सिस पास होती है ना, जिस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होती है, उसी पॉइंट पे अगर पार्टिकल को रख दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाती थी। यस, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, और आर वहीं से ले रहे हैं जहां से एक्सिस पास हो रही है, तो जीरो इंटू ओमेगा इक्वल टू जीरो, तो उस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं ना कहीं यहां से पास हो रही होगी, क्योंकि इस पार्टिकल की वेलोसिटी को छोड़ के बाकी हर पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, जीरो नहीं होगी। और अगर एक्सिस यहां से पास हो रही है दोस्तों, इस पॉइंट को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रोटेशन यू कैन से। तो यहां से जो एक्सिस पास हो रही होगी उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, है ना, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जब इस सरफेस की वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, जो एक्सिस यहां से जिसके अबाउट ये मूव कर रहा है, यानी ये पार्टिकल यहाँ रेस्ट पे रहेगा, जो एक्सिस पास हो रही होगी उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये फाइंड कैसे करते हैं, थोड़ा सा बता देता हूं। एक्सिस ऑफ रोटेशन इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूं, नॉट एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, जो कहीं भी हो सकती है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं कि उस इंस्टेंट पे यहां है, किसी और इंस्टेंट पे कहीं और भी बन सकती है, ठीक है। सो इंस्टेंट पे हम बात करेंगे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। ये होप सो आपका क्लियर होगा। प्योर रोटेशन की मैं बात करूंगा, प्योर रोलिंग की मैं बात करूंगा। जब भी वो प्योर रोलिंग की बात करेगा या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की बात करेगा, समझ जाना कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो लेनी है और उस हर डिस्टेंस का मेजरमेंट यहां से करना है। हर डिस्टेंस का मेजरमेंट, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर निकालनी है तो यहां से करनी है, क्योंकि एक्सिस यहां से पास हो रही होगी, ठीक है, एक्सिस यहां से पास हो रही होगी उस पर्टिकुलर कंडीशन में, रोलिंग वाले केस में, एक्चुअली नॉट रोलिंग, प्योर रोलिंग वाले केस में। कूल ना। अब आ जाओ, देखो, कमॉन 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 गाइस, देखो। अच्छा सर, एक बात बताओ, मैंने बोला क्या बात बताऊं, कि यार सर, अगर हमें ये पता लगाना हो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रही है इंस्टेंटेनियस, तो उसको बनाते कैसे है। देखो भाई, रैंडमली, यानी कंसेप्ट ऑफ, मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप पूरा नाम लिख लेंगे, मैंने IAR लिख दिया। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। सपोज करो गाइस, मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, ऐसे कुछ भी रैंडमली मैं मान लेता हूं। ओके गाइस, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं ये कंसेप्ट एक्सिस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिससे एक दो एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जिससे फंडा आपका क्लियर हो जाए, जिससे भी हेल्प हमें मिलने वाली है आगे आने वाले क्वेश्चन में। फिर उसके बाद प्योर
रोलिंग को बेहतरीन तरीके से इसके कंसेप्ट को समझेंगे, इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, इसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में 98% जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों प्योर रोलिंग से ही आते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब कोई बॉडी अगर रोटेट तो कर रही है लेकिन हमें नहीं पता है किस एक्सिस के अबाउट कर रही है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रही है, यहां से, यहां से, यहां से, कहां से, कहीं से भी पास हो सकती है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमें डिफाइन नहीं है, हमें एक बॉडी बस घूमती हुई दिख रही है पर ये नहीं पता किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है ना। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो किसी पॉइंट के अबाउट कोई एक्सिस घूम रही होती है, कोई एक्सिस पास हो रही होती है, तो उसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही होती है, तो हमें पता चल जाता है यार एक्सिस यहाँ से पास हो रही है। बट समटाइम अगर एक्सिस डिफाइन ही ना हो लेकिन चीज घूम रही है, एक्सिस डिफाइन हो, तो कैसे करेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन को इंस्टेंट पर, इसलिए बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, कैसे डिफाइन करना है ध्यान से समझिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि ये बॉडी रोटेट कर रही है ऐसे कहीं किसी एक्सिस के अबाउट, हमें नहीं पता है, तो इसके एक दो पॉइंट आप कंसीडर करो। मान लिया एक पार्टिकल ऐसा, ये यहाँ पे पार्टिकल 1 ले लो और इसकी वेलोसिटी इधर को है कुछ, ठीक है, ऐसे मान सकते हो आप, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल 2, इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे है, इसको मान लो आप v2। तो भाई व्हाट इज द तरीका टू डिफाइन द एक्सिस ऑफ रोटेशन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो तरीका ध्यान से देखना। हमें इतना तो पता चल गया कि हमने मान लिया कि ये पार्टिकल इधर को जा रहा है, ये पार्टिकल कहीं इधर को जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में आप कैसे भी आप इमेजिन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पार्टिकल की वेलोसिटी का हेड जिधर होगा उसकी टेल देखो, ये रही टेल और इसकी टेल ये रही, क्योंकि हेड यहाँ पे है तो ये इसकी टेल है। इसकी टेल पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो और उसको आगे एक्सटेंड करो, समझ गए आप? परपेंडिकुलर ही है ना, यस, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करनी है और उसको आगे एक्सटेंड करना है, मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है इस पे जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, समझना, ठीक है। सिमिलरली इसकी टेल पे भी एक लाइन ड्रॉ करो जो इसके परपेंडिकुलर होगी, देखो ये रही, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये वाली इस वाले पार्टिकल की लाइन और इस वाले पार्टिकल की जो एक्सिस होगी वो जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहीं से एक्सिस पास होती है, वहीं से, वही लोकेशन है कि उस इंस्टेंट पे वहीं से एक्सिस पास हो रही है, उसी को बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ये यहां से पास होगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये वेलोसिटी इधर है, ये इधर है, तो देखो ये ऐसा सेंस देगी, ये ऐसा, तो इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे घूमेगा ओमेगा के साथ, यानी यहां से पास हो रही है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप पूरा नाम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हम ये मान लेंगे कि ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट यहां घूम रही है, इस तरीके से, समझ गए कैसे डिफाइन करना है। सो यू ड्रॉ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर एंड बोथ, एंड जहां वो इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे वो मीट करेंगे, समझ गए आप, है ना, वहीं से एक्सिस पास हो रही होगी उस प्लेन के परपेंडिकुलरली, उस पॉइंट से, क्लियर। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन एनी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस पॉइंट को छोड़कर अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं P पे, तो P पॉइंट को छोड़ के बाकी हर पॉइंट की वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होगी, मतलब जिस पॉइंट पे उस पर्टिकुलर बॉडी में जब वो रोटेट कर रही है, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, मतलब वहीं से एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, वहीं से एक्सिस पास हो रही है, क्योंकि जहां से एक्सिस पास होती है वहीं से तो डिस्टेंस लेते हैं परपेंडिकुलर। देखो इस वेलोसिटी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, इसको मान लो r1, और इसके लिए ये हो गई इतनी सी, इसको मान लो r2, तो v1 को लिखोगे r1 ओमेगा और इसको लिखोगे r2 ओमेगा, ठीक है, सिंपल है, देख लो, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगी वो ऐसे आएगी और इसकी वैल्यू निकल के, और वो r1 r2 पे डिपेंड करेगा किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ऑब्वियस है, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी उसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियस है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक तो केस ये हो गया सर, एक और बता दो सर, एक एग्जाम्पल और बता दो सर, मजा आ जाएगा सर, बताऊंगा मैं, ये भी बताऊंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। So this is your first example how to define the instantaneous axis of rotation, and the second example is what? देखो भाई, सपोज करो ये आपने एग्जाम्पल कहीं ना कहीं देखा होगा, ये क्वेश्चन भी क्या होगा इस टाइप का, ठीक है, क्वेश्चन भी क्या होगा पक्का, ठीक है। ओके सर कैसे, मतलब क्या बात कर रहे हो? देखो भाई हमने क्या किया, एक वॉल ले ली और ये ग्राउंड सरफेस है, सपोज करो ग्राउंड सरफेस है और ये वॉल है, जैसे हम डेली लाइफ में लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 खड़ा हूँ, ठीक है, मतलब ऐसे समझो यार। सपोज करो मैंने ये सरफेस बना दिया और ये वाला वर्टिकल सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये मार्कर को मैं यहाँ रखूंगा, आप खुद देखना जब ये गिरेगा आप ऐसे समझना, देखो 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 देखो, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, देखो, ठीक है, ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ये वाला जो पॉइंट है जो यहाँ टच कर रहा है वर्टिकल को, वो नीचे आता है, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये आगे जाता है, ठीक है, यस। सो दिस इज द सिचुएशन। मतलब सर अगर मैं एक स्टिक को यहाँ पे हेल्ड कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, वो ये वाली स्टिक है, इसको मैं ले लेता हूँ, इसकी रॉड है कोई, मान लो उसकी लेंथ L है यार, तो जिस पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रहा है उसको A पॉइंट मान लो, और यहाँ पे टच कर रहा है उसको B पॉइंट मान लो। अगर इस पे स्लाइड कर जाए तो आप देखेंगे जब ये स्लाइड करेगा, अभी बताया था मैंने, तो ये पॉइंट नीचे को आएगा, लेट्स से इसकी वेलोसिटी है VA और ये आगे को जाएगा, उस समय इसकी वेलोसिटी VB,
तो एक तरीके से ये जो रॉड है, आप ध्यान से देखो, एक तरीके से जो रॉड थी अभी मैंने बताया था आपको, ऐसे जा रही है, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही है, ठीक है, दिख रहा होगा बॉस, ठीक है, ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे करके जा रही है, ठीक है, तो किसी न किसी तरीके से घूमी तो रही है एक तरीके से, ठीक है ना, तो घूमी तो रही है। तो अगर ये हम ये बताएं कि ये जब ऐसे जा रही होगी तो किस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही होगी ये, ठीक है ना, किस एक्सिस के अबाउट, तो वो एक्सिस तो यहाँ डिफाइन है नहीं, वो एक्सिस हमें बनानी है कि किसके अबाउट ये रोटेट करने की कोशिश कर रही है। तो तरीका क्या बताया मैंने, इस पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर नीचे को डिफाइन आपने कर दिया है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे आएगी, इधर और इधर आएगी कि नहीं आएगी, यस, और इस वाले की परपेंडिकुलर लाइन इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी, जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली यहां कर रहे हैं, तो अगर ये v इधर है, ये इधर है, तो ये v ऐसे घूमेगा, मतलब ये इसका अबाउट ऐसे घूमेगा, दिख भी रहा होगा आपने, ये पार्टिकल इसको नीचे लेके आ रहा है तो ऐसे देखो, ये ऊपर को लेके जा रहा है ऐसे, तो ऐसे घूम रहा है, आप देख सकते हो ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से पास हो रही है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी यहां पर है कि नहीं है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है बॉस, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ ओमेगा है, तो अगर आप इसकी वेलोसिटी निकालना है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आर ए की और ये इसकी होगी आर बी, तो निकाल सकते हो, वी इक्वल टू होगा आर ए ओमेगा और वी बी इक्वल टू होगा आर बी ओमेगा, ओमेगा सेम ही रहेगा पूरी रॉड का, क्योंकि रिजिड बॉडी है तो हर पार्टिकल के जो ओमेगा है वो तो ऑब्वियसली सेम ही होने वाला है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन, मेन हमारा जो फोकस है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, हाउ टू डिफाइन दिस वन, ओके, क्लियर है, ओके सर, ओके ओके, मजा आ रहा है, मतलब पता चल रहा है कि चल क्या रहा है भाई दुनिया में, चल क्या रहा है, ओके गाइस। सो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, होप सो, ये दो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं मस्त तरीके से, ठीक है। अब इसको एप्लीकेशन करते हैं, मैंने आपको बोला था कि तीसरी आंख से भी देखना है, क्योंकि हम रोलिंग मोशन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार रोलिंग मोशन में भी तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम सीखेंगे ना, उसमें अप्लाई करेंगे ना बॉस, ठीक है। सो हियर वी गो, यहीं पे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो अभी अभी हमने जो सीखा था कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, तो लेट्स सी, मैं एक रोलिंग की ही ले रहा हूं, बात कर रहा हूं, और प्योर रोलिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लेट्स सी, ठीक है। तो मैं यहीं पे एग्जांपल दूंगा आपको जिससे फंडा हो जाए थोड़ा सा एकदम क्लियर। तो हियर वी गो, दिस इज योर व्हील, ठीक है, और ये यहां पे देखो ग्राउंड को टच करता था, और हमने अभी अभी सीखा था कि इस व्हील का जो पॉइंट इस सरफेस को जहां पे कांटेक्ट में होगा, ये इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी मस्ट बी 0, दिस इज द केस ऑफ प्योर रोलिंग। ये हम सीख चुके हैं वो सब, ठीक है, आप कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, तो ये हम सीख चुके हैं। लेकिन अभी अभी मैंने आपको ये भी बताया कि जिस पॉइंट की उस बॉडी के अंदर जिस पॉइंट पे वेलोसिटी पार्टिकल की 0 होती है, मतलब वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही होती है, ऑब्वियस है, प्योर रोटेशन है तो बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है। अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो देखो यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो 0 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास हो रही है, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, बाकी हर पार्टिकल की वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना, ओके। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यार सर आप ये कह रहे हो कि प्योर रोलिंग के केस में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है इस व्हील का ग्राउंड के साथ, ये इसका सेंटर है लेट्स से, तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। इट मींस आप ये कहना चाह रहे हो कि इस पॉइंट से ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही होगी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यस, यही कह रहा हूं मैं, ठीक है, यहीं से एक्सिस पास हो रही है इस तरीके से, और इस एक्सिस का नाम देंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। मतलब इस पूरी प्योर रोलिंग मोशन में ये पॉइंट हमेशा रेस्ट पे रहने वाला है, बाकी सब मूव करेंगे, ठीक है, ये याद रखियो। तो यार सर मतलब अगर हम इसकी लोकेशन सेट करें, अभी तो चलो हमने कंसेप्ट से इसको बता दिया कि पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, एक्सिस यहां से पास हो रही है, तो क्या हम इसको बना सकते हैं? यस, देखो प्योर रोलिंग को थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था प्योर रोलिंग के केस में, सपोज करो ये इसका सेंटर, और रोलिंग के केस में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम कुछ v लेते थे, और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कुछ हम लेते थे, याद करो, टॉप मोस्ट पॉइंट की कुछ वेलोसिटी हम लेते थे v प्लस आर ओमेगा, ठीक है, मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो प्लस आर ओमेगा जो रोटेशन की वजह से होती थी, मतलब इसके टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो v प्लस समथिंग है, मतलब ये ज्यादा है और सेंटर पे वेलोसिटी कम है, मतलब टॉप पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी प्योर रोलिंग के इसमें केस में, ठीक है, ये बिल्कुल दिख रहा है। अब मैंने आपको तरीका क्या बताया था, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन को डिफाइन करने का, वो कहां से पास हो रही होगी, अभी बताया था ना, इन दोनों की जो वेलोसिटीज हैं उनकी जो टेल है, ये इनको मिला दो तो दोनों एक ही लाइन पे है, देखो यहां से पास हो रही है इस पॉइंट से, लेकिन अभी हम कह नहीं सकते कि यहां से पास हो रही है, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे आ गए, दोनों पैरेलल है, वेलोसिटी वेक्टर दोनों पैरेलल है। फिर जब ये कंडीशन बन जाए, अदरवाइज ऐसा होता, देखो ये वेलोसिटी इधर थी तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, ये वेलोसिटी इधर थी तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे आप, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, यहां पे तो ये डिस्टेंस अकेली लाइन, सिंगल लाइन, इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी, तो ये तो भाई एक सिंगल लाइन है तो इनका इंटरसेक्शन तो नहीं हो पाएगा,
तो इस केस में क्या करते हैं, इनके हेड को ज्वाइन करके देखते हैं, ठीक है, इनके हेड को ज्वाइन करके देखते हैं। तो इसके जो हेड है, चूंकि ये वेलोसिटी ज्यादा है तो v प्लस आर ओमेगा अपने, तो इसके हेड को ज्वाइन करो, देखो तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा, अब ये लाइन और ये लाइन यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट्स व्हाई वी कैन से कि दिस इज द पॉइंट from where an axis is passing through about which this body is going to be rolled. Okay, so this is called as instantaneous axis of rotation. समझ गए आगे बात, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये लाइन जो है हेड को मिला रही है और टेल को मिला रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए यहाँ से एक्सिस पास हो रही है। तो हमने ऐसे भी बता दिया कंसेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से बता दिया, और रोलिंग वाले कंसेप्ट से भी हमने बता दिया था कि इसका मतलब अगर एक्सिस यहाँ से पास हो रही है तो इस पॉइंट पे जो भी पार्टिकल होगा फिर उसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, और इसी केस को बोला जाता है प्योर रोलिंग, ठीक है, प्योर रोलिंग मोशन। मतलब इसका क्या हुआ सर, मतलब अब हर पार्टिकल की कहीं भी इस पूरी रोलिंग मोशन में इस बॉडी के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट कंसीडर कर लो आप रैंडमली, हर पार्टिकल की वेलोसिटी अगर आपने निकालनी होगी किसी भी पार्टिकल की, उसकी डिस्टेंस हमेशा यहां से मेजर करनी है क्योंकि यहीं से एक्सिस पास हो रही है। सो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं वेलोसिटी वेक्टर के या एक्सिस से, ठीक है, और जहां से एक्सिस पास हो रही है वहीं से तो लेते हैं, एक्सिस से मेजरमेंट करते हैं ना, बस ये हो गया कि नहीं। तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना होगा तो उसकी डिस्टेंस हम कहां से निकालेंगे, जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन इंस्टेंटेनियसली पास हो रही होगी। समझ गए बॉस, मतलब जिस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी किसी की जीरो हो रही होगी वहीं से एक्सिस पास हो रही होगी। इट्स ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है बॉस। अब हमने काफी डिटेल एनालिसिस कर लिया, होप सो आपके दिमाग में कंसेप्ट चला गया होगा क्या है। अब मैं आता हूं वापस इस पर कि इसमें से क्वेश्चंस अब क्या पूछे जा सकते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब कोई व्हील रोलिंग कर रहा होगा, प्योर रोलिंग कर रहा होगा एक्चुअली। अब आपने दिमाग में क्या रखना है, प्योर रोलिंग, और प्योर रोलिंग का नाम सुनते ही क्या जाना चाहिए कि सर इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ग्राउंड के साथ या किसी अदर सरफेस के साथ उस पे वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब सारी डिस्टेंस वहां से लेंगे, सीधी सी बात है, मतलब वो उसके अबाउट रोल कर रही होगी, बस यही तो करना है। ओके सिंपल, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब आते हैं सीधे कंसेप्ट पे, और ज्यादा टाइम लगेगा नहीं बॉस, एक दो क्वेश्चंस मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में, देन हाउ वी कैन सॉल्व दैट। ओके गाइस, सो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं उसका कंसेप्ट क्या है, वो सब हमने बेसिक लेवल पे देख लिया, बेहतरीन तरीके से हमने उसको डिस्कशन कर लिया। होप सो आपके दिमाग के तार खुल गए होंगे और उस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। जल्दी से उसके रिजल्ट पे ध्यान दे देते हैं कि रोलिंग मोशन में जो मेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, वेलोसिटी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ प्योर रोलिंग, मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मतलब वो पॉइंट ले लो जहां पे वो व्हील, वो डिस्क, वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ग्राउंड को टच कर रहा होगा, मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा पी पॉइंट है, कांटेक्ट पॉइंट है, हमेशा जीरो होगी, मतलब सारी डिस्टेंसेस का मेजरमेंट अब यहां से करना है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आप किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, पता है आप इसके अंदर, इसको छोड़िए क्योंकि इसकी तो जीरो ही है, तो रेस्ट पे रहने वाला है, ठीक है ना। और प्योर रोलिंग का केस है सर, हाँ जी सर, ठीक है सर। अब बताओ किस पॉइंट की वेलोसिटी आपको चाहिए, सेंटर ऑफ मास की, जो पार्टिकल यहां होगा सेंटर पे होगा उसकी वेलोसिटी निकालते हैं। तो हमें पता है ये रोल कर रहा है, मतलब इसके पास ओमेगा भी है और इसके पास सेंटर पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है, ठीक है, तभी तो रोल करते हुए जा रहा है आगे। चूंकि इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है तो प्योर रोलिंग हो रही है, आराम से गाड़ी आगे जा रही होगी, उसका टायर, ठीक है, आराम से घूमता हुआ, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी अगर निकालनी है सेंटर वाले पॉइंट की, तो ध्यान से देखो हमने क्या बताया था आपको, हमने ये डिस्कस करा था यहाँ पे कि एक्सिस यहां से पास हो रही है, सो ये एक्सिस है और पार्टिकल यहां पे है, उसकी वेलोसिटी है। तो हमें पता है कि इस एक्सिस से इस पार्टिकल की डिस्टेंस लेते हैं ये, ठीक है, ये डिस्टेंस लेनी पड़ती है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कहां से लेते हैं, वहां से लेते हैं जहां से एक्सिस पास हो रही होती है, इस पॉइंट से। एंड दिस डिस्टेंस व्हाटएवर जो भी होगी इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए कि नहीं, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर। और ये व्हील रोटेट कर रहा है बाई ओमेगा, मतलब रोल कर रहा है, तो ओमेगा भी है और वी भी है, ठीक है। तो अगर इस सेंटर की वेलोसिटी आपको चाहिए, देखो सेंटर की, तो कितने आगे देखो, v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, और आर क्या है इसकी रेडियस, भैया इसकी रेडियस ही तो है, तो जो स्मॉल आर होगा उसकी कैपिटल आर के इक्वल होगा, तो आर ओमेगा। तो सेंटर ऑफ मास पे जो वेलोसिटी है वो आर ओमेगा के इक्वल हो जाएगी। आया मजा बॉस, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि अब आपको पता चल गया ना एक्सिस कहां से पास हो रही है, और एक्सिस से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, तो निकाल सकते हैं। सर किसी और पॉइंट के निकाले, हाँ यस, टेंशन नहीं लेने का, टॉप पॉइंट पे निकालते हैं। देखो टॉप मोस्ट पॉइंट, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपने देखा था जो पार्टिकल है वो सीधा जा रहा होगा ऐसे, ठीक है, ऑब्वियसली टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऐसे जाएगा, तभी तो ऐसे घूमते हुए आगे जा रहा है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। अगर ये निकालना है, अभी वैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, मतलब इससे भी निकाल सकते हो और वेक्टर से भी निकाल सकते हो। पहले मैं इससे दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। वेक्टर से मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे जो वेलोसिटी आती थी वो v प्लस आर ओमेगा आती थी, जाके देखो पीछे नोट्स में, ठीक है। और v आप निकाल चुके हो सेंटर की, आर ओमेगा 2 आर ओमेगा हो जाएगा, देखो। तो यहां से इसकी वेलोसिटी, इस यहाँ एक्सिस यहां से है तो डिस्टेंस पूरी लेंगे ये वाली,
ये पूरी डिस्टेंस, और देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये सेंटर से यहाँ तक आर है तो ये भी आर होगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इसके लिए, आर ओमेगा, और आर कितनी होगी 2r इंटू ओमेगा। ध्यान दो, सो टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो डबल होती है सेंटर वाली वेलोसिटी के, तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, पूछा गया है, ध्यान से समझना बॉस, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ प्योर रोलिंग, मतलब टॉप पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से भी ज्यादा होती है, मतलब सबसे, अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ कौन सा पॉइंट घूम रहा होगा, तो ऑब्वियसली टॉप पॉइंट घूम रहा होगा, ठीक है। जीरो वेलोसिटी कहाँ होगी, ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की होगी, कहीं भी पूछे, कुछ भी पूछे, ठीक है। ओके, सो अच्छा सर इसको वैसे भी कर सकते थे आप, देखो मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि रोलिंग के केस में जब वेक्टर मेथड हमने यूज करा, यहां पे जो टॉप पे वेलोसिटी आई थी वो आई थी v प्लस आर ओमेगा, और v क्या होती है, जो उसके सेंटर पे होती थी, याद करो, तो v हमने अभी भी निकाल ली, ये भी आर ओमेगा है, और ये वाला r रेडियस का काम कर रहा है, तो देखो यहां से भी आर ओमेगा प्लस आर ओमेगा कितना आ गया, 2r ओमेगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑलरेडी हमें पता है, इसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो यार ये हमने ऑलरेडी किया है, अब हम बस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कंसेप्ट का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ किस पॉइंट की निकालनी है, किसी की भी निकाल लो। देखो सब सर हमने सेंटर वाले के जस्ट सामने एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए मेरे को, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो देखते हैं ये पॉइंट किस तरीके से जा रहा होगा, है ना, देखते हैं पॉइंट किस तरीके से जा रहा होगा। देखो पहले इस पॉइंट को जहां पे पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो चूंकि एक्सिस यहां से पास हो रही है, इसको ज्वाइन कर दो, पहले करना ही करना है, तो दिस शुड बी द डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर बना दो, तो आपको पता चल जाएगा पर उसकी डायरेक्शन क्या है। तो ऑब्वियसली अगर इस एक्सिस से, एक्सिस यहाँ पे है, डिस्टेंस ये है पार्टिकल की, ये पार्टिकल जो भी होगा तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो इधर होनी चाहिए। तो यस, अगर मैं इसको मान रहा हूं P पॉइंट, इसको C, इसको मान लो B, इसको मान लो आप A मान लो, चलो, तो A पॉइंट पे वेलोसिटी यहाँ इधर होगी क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। तो आपने जब VA निकालना है तो आपने लिखना है R ओमेगा, ठीक है। तो R कैसे निकालेंगे, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये निकालनी है, तो VA आ जाएगी। और R कैसे होगी, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस R है, ये भी R है, तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट 2 R इंटू ओमेगा, दिस इज द वेलोसिटी। क्लियर हुआ, दिस इज द वेलोसिटी, इजी है बॉस, बस यू जस्ट कैलकुलेट दिस फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर एंड यू कैलकुलेट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसके जस्ट अपोजिट इधर पॉइंट ले लो यहाँ पे, तो फिर से इसको इससे ज्वाइन करो, और इसके परपेंडिकुलर, चूंकि ये ऐसे रोल कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी पक्का इधर होगी, क्योंकि देखो ये एंगल 90 होगा, तो अगर इसको डी पॉइंट में मान लेता हूं, तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी डी पे फिर सेम ही होगी ना, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है ये r है, ये r है, तो ये √2r होगा, तो सेम आएगी अंडर√2r ओमेगा। मतलब यहां पे जो वेलोसिटी आ रही है √2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ रही है। किसी भी पॉइंट पे निकालो यार, किसी भी पॉइंट पे, नॉर्मली जनरली यहां निकालो, कहीं भी निकालो, बस आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इस तरीके से आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है ना। अब एक बेहतरीन फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसका यूज करके आप डायरेक्ट किसी भी रैंडम पॉइंट पे वेलोसिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं, एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज दैट सर, लेट्स सी। तो देख लो ना जरा, सो हियर वी गो, ओके। सो ये था आपका सेंटर, ठीक है सर, ये था टॉप पॉइंट, ये था सेंटर, ये था टॉप पॉइंट, और ये इसके जस्ट सामने वाला पॉइंट मैंने A माना था, इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट मैंने D माना था, और ये तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, तो उसकी वेलोसिटी तो होती है 0, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो V होती है, और यहाँ पे इसकी डबल होती है 2V, मतलब जो सेंटर ऑफ मास पे अगर V है तो ये डबल हो जाएगी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होती थी वो ऐसे आ रही है, A पॉइंट पे वो आ रही है अंडर√2 इंटू V, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यानी R ओमेगा, और यहाँ पे ऐसे आ रही है कि नहीं, D पॉइंट पे भी अंडर√2 V। चलो ये तो स्पेसिफिक पॉइंट्स हो गए, सो कि हमने निकाल लिया इनको, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट्स है कुछ, हमने इनको कैलकुलेट कर लिया, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। तो अब देखो ध्यान से, अब अगर इन पॉइंट्स को छोड़ दिया जाए, टॉप को छोड़ दे, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ठीक है, अगर इन पॉइंट्स को आप हटा दो, किसी और रैंडम पॉइंट की वेलोसिटी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्चुअली बॉस। तो किसी भी रैंडम पॉइंट पे मैं ले रहा हूं, क्योंकि इनके रिजल्ट तो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, सेंटर के पे वेलोसिटी क्या होती है वो याद रहेगी, टॉप पे ये वाली अपोजिट टू द डायमेट्रिकली एंड वो हमेशा याद आपको रहने वाली है, इस साइड में भी, ठीक है, ओके। सो अब क्या करेंगे सर, सपोज करो मैंने इसके जस्ट सामने ना लेके कहीं यहाँ पे पार्टिकल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले इसको ज्वाइन कर दो जहां से एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन करेंगे आप, ठीक है। तो देखो ये डिस्टेंस है मेन, ये आपको चाहिए, ये वाले डिस्टेंस, ठीक है, ये R है, क्योंकि यहाँ पे जो भी पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, ठीक है, यहाँ पे जो भी पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी। कोई जनरल पॉइंट मान लेता हूं मैं यहाँ पे,
मान सकते हो आप कोई भी पॉइंट, ठीक है, अगर ए बी सी डी ई मान लो, चलो रैंडमली कोई पॉइंट मान लो, ठीक है, ई, ठीक है, तो ई पॉइंट पे वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। तो बॉस इसके लिए आपको एक डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ये थोड़ी सी टिपिकल पड़ सकती है आपके लिए। सेंटर से इस पॉइंट को भी मिला दो और मान लो ये जो एंगल है टोटल, ये थीटा एंगल है, ठीक है, ये टोटल एंगल थीटा है। तो अगर मुझे वीई कैलकुलेट करनी है तो वीई आएगी आर ओमेगा, क्योंकि ओमेगा तो सबके लिए कांस्टेंट ही है ना बॉस, ठीक है, यस सर। सो आर का क्या करेंगे, आर कहां से लेके आएंगे ना, इसी पे ध्यान देना है, ये कैसे कैलकुलेट करो, ये आ गया तो आंसर आ गया ना बॉस। फिर एक जनरल फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा थीटा के टर्म्स में, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप इसके सर्कमफेरेंस पे कहीं पे कोई भी पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी डायरेक्ट उस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हो। तो आर कैसे निकालेंगे सर, अब बस इसी की तो मुद्दे की बात है। इक्वेशन नंबर ए मान लो आप। अब आर को निकालने के लिए आप ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल अगर मैं यहां निकाल लूं, ये वाला ट्रायंगल इधर ऐसे कर लूं, ठीक है, ऐसे कर लूं, देखो तो ये एंगल टोटल है थीटा, है ना, ये पॉइंट आपने लिया ई, ये पॉइंट है पी और ये हो गया सी, ये एंगल थीटा है, तो मुझे ये आर चाहिए, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये वाले, देखो ये वाले डिस्टेंस, ये तो रेडियस के इक्वल है, ऑब्वियसली ये तो इसकी रेडियस के इक्वल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एज वेल एज ये भी इसकी रेडियस के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इससे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये रहा परपेंडिकुलर, और ये एंगल जो टोटल था ये हो जाएगा θ/2, हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं क्या करूंगा, जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी r मानी है, तो ये क्या हो जाएगी r/2, दिस बिकम r/2 एंड दिस ऑल्सो बिकम r/2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये r/2 इस ट्रायंगल से निकाल लेता हूं, क्योंकि ये भी एंगल कितना है θ/2, क्योंकि टोटल एंगल मैंने कितना माना था थीटा। तो एक छोटे वाला ट्रायंगल यूज करो मैन, और इसमें थीटा के सामने है परपेंडिकुलर, और ये आपको पता है, ये वाली साइड आपको पता है r है 90 के सामने, तो साइन यूज कर लो, साइन ऑफ θ/2 परपेंडिकुलर यानी r/2 ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है कैपिटल R, और r स्मॉल r इज द डिस्टेंस, तो r इधर आ जाएगा r साइन ऑफ θ/2, और ये आ जाएगा स्मॉल r/2, तो 2 भी आ जाएगा, तो r आ गया 2r साइन ऑफ θ/2। आप ध्यान से देखें, ये आ गई r की वैल्यू बॉस, है ना, ये आ गई r की वैल्यू, और यहाँ पे इसको पटक दो तो VE आ गया 2r साइन ऑफ, हाफ एंगल है ध्यान देना, θ/2 इंटू ओमेगा, मतलब इसको लिख सकते हो VE इक्वल टू 2r ओमेगा इंटू साइन ऑफ θ/2, एंड दिस इज योर जनरल फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी। उसके सर्कमफेरेंस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट होगा बॉस, उस पॉइंट की वेलोसिटी आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी फंडा ये अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको सब कुछ आना चाहिए सॉल्व करना। सर कैसे, मतलब क्या बात कर रहे हो आप, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा वी विल गेट द आंसर। पक्का कैसे सर, देखो अगर आपने निकालनी है सेंटर पे वेलोसिटी निकालनी है अगर, तो पॉइंट पक्का यहां होगा, सॉरी सेंटर पे वेलोसिटी अगर निकालनी है तो ये जो एंगल है, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये बढ़ के कितना हो जाएगा, ये बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि सेंटर पे अगर मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो सेंटर से ही तो एंगल ले रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, थीटा क्या हो जाएगा आपका, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फंडा। अच्छा ये मैंने क्या लिख दिया 2r, तो 2r ओमेगा, ओके 2r लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, दिस इज r ओमेगा एक्चुअली, और 2 भी है, ठीक है, 2 भी तो है, 2 भी तो है, ठीक है, 2 भी तो है बॉस, 2 भी तो है कि नहीं ठीक है। सो अब क्या करेंगे सर, तो बस सिंपल सा क्या करना है आपने कि किसी भी पॉइंट पे निकालो, अगर टॉप पॉइंट पे निकाल रहे हो, टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो सपोज करो, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो तो भाई निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आपने क्या करना है, देखो सेंटर से इस पॉइंट पे निकालने के लिए एक्सिस से, जहां से एक्सिस पास हो रही है उसको ज्वाइन किया आपने, और जिस पॉइंट पे निकालना है उसको ज्वाइन किया आपने, ठीक है, तब उनके उन दोनों लाइन के बीच में आपने एंगल सेट किया है। अगर आपने यहां से कैलकुलेट करना था तो देखो सेंटर से, ठीक है, यहां से, ठीक है, पॉइंट वाली एक्सिस को भी आपने ज्वाइन करना है जहां से एक्सिस पास हो रही है, ठीक है, और सेंटर वाली लाइन से ले रहे हैं तो ये एंगल बढ़ के यहां तक हो जाएगा 180 हो जाएगा कि नहीं, तो ये एंगल यहां से बढ़ के इस लाइन तक हो जाएगा 180। तो जब आप यहाँ 180 पुट करोगे तो 2r ओमेगा इंटू साइन ऑफ 180/2 दैट इज साइन 90 एंड दैट इज इक्वल टू 1, सो 2r ओमेगा, देखो यही आ रहा है ना सेम, 2v टाइम्स 2r ओमेगा, सेम ही आ रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, कर लेंगे आप, टेंशन नहीं। देखो, और अगर आपने निकालना है इसके जस्ट सामने वाले पॉइंट पे, कहां पे सर, यहाँ पे, तो देखो जब एक्सिस यहां से पास हो रही है और इस को सेंटर से यहां से मिलाएंगे तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा 90, तो जब यहां पुट करोगे साइन 90 तो कितना आएगा, देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आएगी, इस पे आएगी 2r ओमेगा इंटू साइन ऑफ 90/2, तो 2r ओमेगा इंटू साइन ऑफ 45, सो दिस इज 2r ओमेगा 1/√2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √2 से नीचे तो √2r ओमेगा, यही तो आ रहा था भाई, यही तो आ रहा था, देखो ये रहा √2r ओमेगा इस पॉइंट पे।
चाहे उस कॉन्सेप्ट से निकालो या फॉर्मूले से निकालो, इसी तरीके से आप अपने क्वेश्चंस बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइस, ठीक है। तो बेहतरीन तरीका है, इमेजिन आपने इस तरीके से करना है, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपने ध्यान रखने प्योर रोलिंग मोशन के केस में। अब ये सारी सिचुएशन मैं हॉरिजॉन्टल के केस में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन लूंगा, उनको डिस्कस करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से आ सकते हैं, आए हैं, या फिर आप किस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तब हम इंक्लाइंड प्लेन पे, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आज तक वो इंक्लाइंड प्लेन वाले ही कंडीशन से पूछे गए हैं, ओके। और जाके सारे क्वेश्चन फोड़ देना, मैंने आपको डीपीपी सारी दे रखी है ऑलरेडी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना, जहां से जो मिले, मतलब जितने क्वेश्चन कर सकते हो किसी पर्टिकुलर चैप्टर से 300-400 क्वेश्चन आप जरूर करें, उनकी प्रैक्टिस करें बार बार, तो मजा आ जाएगा ना बॉस, ठीक है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसी से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से अपने अप्लाई करना है। 1-2 क्वेश्चन में और डिस्कस करूंगा, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जो हमने कंसेप्ट सीखा है उसको क्वेश्चंस के थ्रू हम समझ लेंगे, तो मजा आ जाएगा ना किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन आपके सामने, आप ध्यान से देख सकते हो। इस पे 2 बार क्वेश्चन इस कंडीशन पे आ चुके हैं ऑलरेडी, 2 से 3 बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, नीट में भी आ चुके हैं, मेंस में भी आ चुके हैं, आईआईटी में भी आ चुके हैं, ओके। सो उसने बोला दिस डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। वाह, बस यही तो चाहिए था मेरे को, ठीक है, यही तो मेन जान है इस क्वेश्चन की। उसने बोला एक डिस्क है जो रोलिंग कर रही है, बट किस कंडीशन में रोलिंग कर रही है वो मेन है, विदाउट स्लिपिंग। ओ तेरी, और जैसे उसने गलती से नाम यूज किया विदाउट स्लिपिंग, तो उस पॉइंट को ढूंढो जहां पे डिस्क ग्राउंड को टच कर रही है। तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो तो 0 होगी, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यहां से पास हो रही है, मतलब इस पॉइंट को छोड़ के इसके अंदर बाकी हर पॉइंट की वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, उनकी डिस्टेंस हमेशा यहां से लेनी है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब आगे देखते हैं। सो लेट वेलोसिटीज एट पॉइंट्स P, C एंड Q आर VP, VC, VQ रेस्पेक्टिवली। उसने बोला अगर P पॉइंट की वेलोसिटी VP है, C पॉइंट की VC है और Q पॉइंट की VQ है, तो बताओ इनमें रिलेशन क्या है। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैट, ठीक है। देन व्हाट इज रिलेशन, ठीक है, बिटवीन दैम, इनमें रिलेशन क्या है, मतलब कौन ज्यादा है कौन कैसे है। एक ऑर्डर सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, कोई पंगे वाली बात ही नहीं है अब तो, ठीक है। तो देखो, हाँ, उसने एक चीज और बोली है क्वेश्चन में कि जो सेंटर है इसका वो C है, और सेंटर से Q पॉइंट और P पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब यहां से और ये इक्वी डिस्टेंस पे है। हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है ना यार, हमें तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हमें किस चीज से मतलब है कि एक्सिस कहां से पास हो रही है, भाई एक्सिस यहां से पास हो रही होगी, क्योंकि उसने बोला रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो हम हर पॉइंट की वेलोसिटी अब निकाल सकते हैं। देखो, अगर यहां से एक्सिस पास हो रही है तो इसको इससे ज्वाइन करो, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी कुछ ऐसे, यानी VP ऐसे होगा, और इसकी डिस्टेंस ये होगी R1 मान लो इसको, कूल ना, R1 मान लो। सेंटर ऑफ मास को इससे ज्वाइन कर दो, और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन पक्का इधर होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और इसकी डिस्टेंस को मान लो R2। कम ऑन गाइस, चेक करें आप ध्यान से। तो इस समय बिल्कुल क्लियर दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो कि R2 इज ग्रेटर देन R1 है, ये जो डिस्टेंस है ये कमी होगी इससे, सेंटर वाली डिस्टेंस से, ठीक है। तो हमें पता है कि जिसके डिस्टेंस कम, ठीक है, उसकी वेलोसिटी भी कम, तो यहां से VC इज ग्रेटर देन VP। ये तो क्लियर हो गया कि नहीं, क्यों, क्योंकि इस VC के लिए उसकी जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, और हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू होती है R ओमेगा, और R का मेजरमेंट किया जाता है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी यहां से, ठीक है, ओके। अब जो Q पॉइंट है उसको चेक किया जाए। सर Q पॉइंट यहां पे है, तो मैंने आपको क्या बताया था, Q पॉइंट को उससे ज्वाइन करना है। मैं बताया यहां बना रहा हूं, थोड़ा सा डायग्राम और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, मतलब घिच पिच नहीं होनी चाहिए उसमें, लाइक है ना, क्लियरिटी के साथ हमें समझ में आएगा। सो यहां से ये था सेंटर, ये था पॉइंट P और ये था पॉइंट Q, तो Q पॉइंट यहाँ पे है, तो हम डायरेक्ट इसको इससे ज्वाइन करेंगे, तो पक्का एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, और ये इसकी डिस्टेंस कुछ R3 मान लो, R3 Q पॉइंट की डिस्टेंस, तो इसकी वेलोसिटी इस लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो पक्का उसकी डायरेक्शन कुछ इधर होगी। सो दिस इज द वेलोसिटी एट पॉइंट Q। और आप बहुत क्लियरली दे सकते हो इससे और इससे, ये है R1 P पॉइंट की, C पॉइंट की, और ये है R2, बहुत क्लियरली देख सकते हो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस है Q पॉइंट की, तो Q पॉइंट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर C की, और फिर पॉइंट P की। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो Q पॉइंट की चूंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस एक चीज याद रखेंगे कि आपने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की बात कर रहा है, तो सारी डिस्टेंस जिस भी पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही लेनी है, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, क्योंकि सबकी जो ओमेगा है वो तो सेम रहेगी ना, ओमेगा रोलिंग में सेम रहेगी,
ओमेगा तो सबकी सॉलिड बॉडी है, ऑब्वियसली सेम रहेगी रोटेशन एज वेल एज रोलिंग। पक्का पक्का। नेक्स्ट एग्जांपल लें तो मजा आएगा ना, और बढ़िया तरीके से आप बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो चीजों को नेक्स्ट एग्जांपल्स के थ्रू भी। ओके ओके गाइस, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल आप ध्यान से देख सकते हो, थोड़ा सा मैं लिटिल बिट मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। ओके तो थोड़ा सा ध्यान देने का बॉस इस बार, ठीक है। इसने बोला कि एक डिस्क है रोलिंग कर रही है विदाउट स्लिपिंग, कम ऑन गाइस, विदाउट स्लिपिंग रोलिंग कर रही है। इसका मतलब ये देखो देखो यहाँ पे इसने बोला कि ये रोलिंग कर रही है विदाउट स्लिपिंग। ओके तो इस कंडीशन में लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि ये जो डिस्क है जिस सरफेस के ऊपर ये रोल कर रही है, दिस इज द सरफेस, दिस इज द सरफेस, उसकी वेलोसिटी वो रेस्ट पे नहीं है, यू है। मतलब ये जो सरफेस है, सरफेस जो यहाँ पे है जिसके ऊपर वो रोल कर रही है, उसकी वेलोसिटी रेस्ट पे नहीं है, जीरो नहीं है, मतलब वो यू है, ठीक है। और अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। उसने पूछा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ दिस एज शोन इन द फिगर, जैसे कि सिचुएशन ऑलरेडी आपकी डायग्राम में दिखाई गई है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में इस डिस्क के इस पॉइंट पे जो सरफेस को टच कर रहा होगा कितनी वेलोसिटी होगी। तो याद करो अपना रोलिंग, अब अभी रोलिंग पे जाओ कि जब ये इस तरीके से रोल करते हुए आगे जाएगा इसके साथ, तो हम चाहते हैं कि यहां स्लिपिंग ना हो। तो स्लिपिंग कब पॉसिबल नहीं है, जब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी इस डिस्क के पास, देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आगे को है v, लीनियर है, तो ऑब्वियसली इस पार्टिकल पे जो वेलोसिटी होगी v इधर होगी और r ओमेगा पीछे होगी, ठीक है, r ओमेगा पीछे को होगी, ठीक है। और ये पॉइंट जो है इसके कांटेक्ट में, और इसकी वेलोसिटी इस बार जीरो नहीं है। पहले हम क्या करते थे, v इस पे नेट वेलोसिटी निकालते थे, p पॉइंट पे नेट वेलोसिटी निकालते थे v माइनस r ओमेगा, ठीक है, यही तो करते थे यार, है ना। फिर हम ये करते थे कि ये जो P पॉइंट है, चूंकि ये पॉइंट एक ऐसे सरफेस के कांटेक्ट में होता था जो रेस्ट पे होता था, तो हम इसको जीरो कर देते थे और v माइनस r ओमेगा आपका निकल के आता था r ओमेगा। मतलब हमारा अल्टीमेट एम होता था इस लीनियर वेलोसिटी को इस वेलोसिटी के इक्वल करना, तभी वो प्योर रोलिंग कर पाएगा, विदाउट स्लिपिंग वो रोल कर पाएगा, ठीक है, यही एम होता था हमारा। लेकिन इस केस में क्या है कि नीचे वाला सरफेस भी मूव कर रहा है, तो बस आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी निकालनी है। कैसे, वही वैसे ही v माइनस r ओमेगा, ठीक है। और चूंकि ये इसके कांटेक्ट में है, तो जब ये नीचे वाले सरफेस के कांटेक्ट में है, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी, देखो ना इसकी वेलोसिटी कितनी है, u, तो इट मस्ट बी इक्वल टू u, ठीक है। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आ रही है ना ये वाली, तो इट मस्ट बी इक्वल टू u, मतलब ये आपस में ये पूरी वेलोसिटी इसके इक्वल होनी चाहिए। ये ही बस मुद्दे की बात है, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं कि इसका पॉइंट उसी सेम वेलोसिटी के साथ चले जो नीचे वाला सरफेस जिसको टच करके रोल कर रहा है, और वही तो कंडीशन होती है, वही तो मेन कंडीशन होती है। अब यहां से निकाल सकते हो आप, देखो तो यहां से v इक्वल टू आ जाएगा r ओमेगा प्लस u, ठीक है। और अगर u भी पता हो यहाँ पुट कर देंगे तो v आ जाएगी आपकी निकल के। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आपने डील करना है कि अगर बॉडी इस तरीके के सरफेस पे रोल कर रही है जो ऑलरेडी किसी मोशन में है, मतलब ऑलरेडी उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो इस पॉइंट पे, व्हील के पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल लेना और उस सरफेस की वेलोसिटी को इक्वेट कर देना, आपकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने चलना है। समटाइम इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ओके, होप सो आपका फंडा क्लियर हो रहा होगा, जो मैं बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में बॉस जा रहा होगा, ठीक है। ओके, सो ये आपने ध्यान देना इन सारी चीजों पे। अब जल्दी से मैं आता हूँ रोलिंग। कौन सी रोलिंग सर? ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक्चुअली दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो जो जितने बेसिक कंसेप्ट है वो सारे, उससे पहले मैं आपको पहले एनर्जी का कंसेप्ट बता रहा हूँ। जो एनर्जी का कंसेप्ट मैं आप बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, फोकस करना, बढ़िया देखना, मस्त तरीके से देखना। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी तो नो प्रॉब्लम, सारे कंसेप्ट इसमें आपको अच्छे से मिल जाएंगे मस्त तरीके से, ठीक है। ओके गाइस, तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं हम एनर्जी की, ठीक है। तो यार देखो, रोलिंग मोशन की हम बात कर रहे हैं, प्योर रोलिंग मोशन की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी की बात नहीं करेंगे तो ऐसी बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो उसका सारा दमदार किस पे है, आई मीन सारा फोकस, जो क्वेश्चंस इजीली हम टिपिकल क्वेश्चंस भी कर सकते हैं बाय यूजिंग रोलिंग एनर्जी। ओके, और वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। अब उसको डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं कि किस किस टाइप से उसका यूज किया जा सकता है और कैसे कैसे क्वेश्चन से सॉल्व किया जा सकता है। फिर इंक्लाइंड मोशन वाली जो लास्ट पार्ट रहेगा हमारा, उस पर हम फोकस करने वाले हैं। डन 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 डन, यस। ओके, सो हम बात करेंगे एनर्जी इन रोलिंग मोशन। ओके, एनर्जी इन रोलिंग मोशन बॉस। सो ओके, दैट इज एनर्जी इन रोलिंग मोशन। ओके, वैसे मैंने आपको बताया था दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, दैट्स व्हाई वी कैन राइट। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको पता है चीजें, ठीक है। तो रोलिंग मोशन की जब भी टोटल एनर्जी लिखनी होगी, चूंकि दो एनर्जी से मिलकर बनी है, तो याद करो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती थी।
होती तो थी सर। तो रोलिंग में जो एनर्जी आएगी, सो दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर। और याद रखना एक चीज हमेशा, ये जो वेलोसिटी हम लीनियर लेते हैं, हमेशा रोलिंग में जो वेलोसिटी होती है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही एक ऐसा पॉइंट है जो लीनियर डायरेक्शन में मूव करता है, बाकी सब घूमते हुए चलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी जब हम रोलिंग मोशन की बात करते हैं ना बॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसका ये पॉइंट ऐसे जाएगा, ये पॉइंट ऐसे जाएगा, ये पॉइंट ऐसे जाएगा, ये पॉइंट ऐसे जाएगा, ये जीरो पे होगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, लेकिन हर पॉइंट अलग अलग है, लेकिन सेंटर ऑफ मास का पॉइंट ऐसे ही जा रहा होगा, जब भी आगे जाएगा तब भी सेंटर ऑफ मास का पॉइंट ऐसे ही जा रहा होगा, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा v लेनी है, क्योंकि वो लीनियरली आगे बढ़ता है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, दैट इज द गोल्डन पॉइंट, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। यार साइकिल वाइकिल चलाई है बचपन में, गाड़ी चलाई है बॉस, ठीक है, बाइक तो चलाई होगी यार, तो गाड़ी का जो टायर होता है, बाइक का जो टायर होता है, साइकिल का जो टायर होता है, उसकी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है ना, वो लीनियरली चलती है, सीधी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगी, बाकी हर पॉइंट मजे लेके घूमते 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 जाएगा, ठीक है। बट एक ऐसा पॉइंट होता है जो सेंटर ऑफ मास पे होता है, सो दैट्स वाई वो बेचारा, मतलब उसको सीधा सीधा चलना पड़ता है यार, उसको क्या करें, अब उसकी मजबूरी है, नहीं। बट हर पॉइंट जैसे हमने झूले में झूलते हैं और बैठते हैं तो राउंड एंड राउंड इस तरीके से घूम रहे होते हैं ना, दिस इज समथिंग लाइक दैट, सो यू हैव टू रिमेंबर, ओके। तो अब क्या करेंगे सर, चल भाई आजा, सबसे पहले तो उसके इस पे ध्यान रखना होता है, ठीक है। रोटेशनल हमें पहले से पता है, आई ओमेगा ओके स्क्वायर, ये तो हमें पता है यार, ठीक है। अब हमने इसको एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है, उससे क्या होगा कि मजा आ जाएगा, एक ऐसा रिलेशन क्रिएट हो जाएगा जिससे क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हो, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस को अप्रोच करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा मेन काम क्या है, जस्ट कंपटीशन वाले क्वेश्चंस है ऑब्वियसली, तो उनको क्रैक करना है, बहुत कम से कम टाइम में करना है, तो यार स्मार्टनेस तो दिखानी पड़ेगी ना बॉस, ठीक है ना, ये तो करना ही पड़ेगा। तो पता है क्या करना है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में लिखेंगे। सो व्हाट इज दैट सर, याद करो वो जमाना जब हमने मिल बैठ के ये बातें करी थी बॉस, ठीक है, तो याद आया बॉस, ठीक है, 4 साल पहले क्या बातें करी थी, नॉट 4 साल पहले, जस्ट अभी अभी, ठीक है, मतलब एक लॉन्ग टाइम बीत जाता तो 4 साल ही हो जाते हैं ना, ठीक है। सो दिस इज एम के स्क्वायर एंड के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन एक्चुअली, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब देखो चूंकि ये लीनियर वेलोसिटी है तो ओमेगा को भी लीनियर वेलोसिटी में ही कन्वर्ट करना है, तो उत्तरी, अच्छा सर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है, यस यस एंड यस। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है रोलिंग मोशन में, वो क्या होती है, ऑब्वियस है ना यार, क्योंकि पॉइंट यहां पर है और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इस डिस्टेंस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी बॉस, ठीक है। सो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, v इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि इसकी रेडियस है, रेडियस के इक्वल है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा आर ओमेगा के इक्वल ही तो होती है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे पटक दोगे, पटकना आता है, कबड्डी वबड्डी खेलते हो बॉस, तो कबड्डी तो खेली होगी बचपन में, अभी तो नहीं लेकिन बचपन में, है कि नहीं, ओके। सो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, देखो हाफ आई की जगह मैं लिखूंगा एम के स्क्वायर एंड ओमेगा की जगह, ओमेगा आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से देखो ओमेगा आ जाएगा आपके पास वीसी बाई आर, और वीसी को नॉर्मली आप वी लिख सकते हो, क्योंकि फाइनली मैंने आपको बताना था कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सो यू जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। तो देखिए देख यहाँ पे पुट कर VC ओवर R और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो पूरा मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, है ना, और इसका यूज कैसे करना है तो वो भी बताऊंगा ना, टेंशन काहे को ले रहे हो, ठीक है, वो भी बताऊंगा बॉस। तो दिस इज योर रोलिंग एंड दिस इज हाउ वी कैन राइट इट। देखो यहाँ पे देखो, ये मास मतलब एक ही तरीके का मास होगा आपके पास, ठीक है। सो दिस इज हाफ एम, आप कॉमन ले सकते हो सर, और VC इसमें भी है, VC स्क्वायर पूरा कॉमन आ जाएगा सर, और यहाँ पे बचेगा पूरा कॉमन आ गया, देखो बाहर आ गया ना, तो यहाँ बचेगा 1 एंड हियर वी गो, यहाँ बचेगा आपके पास k स्क्वायर एंड दिस इज ओवर द r स्क्वायर एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म एक्चुअली, है ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक को उड़ाने के लिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इजी हो जाने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस इसके थ्रू। कैसे, उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा बॉस, इंतजार, ठीक है, उसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो कैसे सर, देखो भाई यहां पर जो फॉर्मूला बन गया स्टैंडर्ड, दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। कमाल की एनर्जी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, कमाल के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अब मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यूज कैसे करोगे, बस इस चीज पे आपने फोकस करना है, ओके। सो दिस इज व्हाट, दिस इज, ये जो रेशियो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसका रेशियो है सर, देखो ध्यान से, ये है रेडियस ऑफ गायरेशन एंड दिस इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, जो भी होगी वहां पे, जो भी बॉडी होगी, सॉलिड स्फीयर होगा, डिस्क होगा, रिंग होगा, व्हाटएवर, रेडियस ऑफ गायरेशन डिफरेंट, ओवरऑल आरएमएस डिस्टेंस होती है,
एंड दिस इज योर रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो ये रेशियो जो होता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, ये अपनी एक वैल्यू रखता है। तो हमने क्या करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट की रोलिंग मोशन में हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी, हमें उसका ये रेशियो पता होना चाहिए, और ये तो मैं आपको बताने वाला हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो यार, ये तो यार देखो ऑब्वियस है, आप कर लेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये होगी एनर्जी, पहले तो आप इस पे फोकस करें, है ना। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज यू हैव टू रिमेंबर, ओके। अब क्या करूंगा सर मैं, अब देख फोड़ेंगे इसको, पकड़ के बॉस फोड़ेंगे, खुद नहीं फुटेंगे, इसको फोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जरूरी है, ओके। सो देखो याद रखियो हमेशा, ये बिल्कुल याद रखियो, के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर अगर रिंग की बात कर रहा है कि एक रिंग रोल कर रहा है, ठीक है, तो के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर की वैल्यू रिंग के लिए 1 होती है हमेशा। कई को ठीक है, जॉन अब्राहम की मूवी देखिए, उसमें गाना होता है कई को करके, पता नहीं मतलब ऐसा मैंने देखा है, ठीक है। सो ये जो आई है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन हाउ यू कैन राइट फॉर रिंग के लिए कितना होता था, याद करो, रिंग के लिए होता था एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे ऑब्वियसली ये के टर्म्स में होता है एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसल, तो देखो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना आया 1। तो किसके लिए लिखा आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग के लिए, तो इसे किसके लिए होगा, रिंग के लिए। तो हमेशा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1 लेनी है। तो सर डायरेक्ट कैसे पता चलेगा, जिस भी ऑब्जेक्ट का के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर का रेशियो आपने निकालना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो, और उसका कोफिशिएंट जो भी होगा वो ही होता है के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। कैसे सर, देखो देखो, अगर आपने निकालना है के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर डिस्क के लिए, ठीक है, या हाँ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, अगर डिस्क है तो ऐसे पास हो रही होगी एक्सिस, और अगर सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर है तो क्या करेंगे बॉस, तो ऐसे पास हो रही होगी एक्सिस, ठीक है ना, यस। तो देखो देखो देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो जरा, डिस्क का कितना होता था, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर और बाई 2, तो एम आर स्क्वायर को छोड़ के 1/2 जो आया ये, ठीक है, एम आर स्क्वायर छोड़ दो, जो 1/2 आया वही होती है वैल्यू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की। मतलब एम आर स्क्वायर का जिस भी बॉडी का आपने के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर निकालना है, एम आर स्क्वायर का जो मल्टीपल कोफिशिएंट होगा बस वही उठा लो, ठीक है। तो ये आ गया, देखो डिस्क के केस में आ गया 1/2, यही सॉलिड सिलेंडर के लिए भी यूज होगा, यही आपका डिस्क के लिए भी यूज होगा। अब बॉस धीरे धीरे स्मार्ट बन रहे हो, ठीक है, स्मार्ट बनते जा रहे हो, ओके। अब आपको आइडिया लग गया कि किस तरीके से करना है, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यू जस्ट रिमेंबर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किसके लिए सर, होलोस्फीयर, होलोस्फीयर, तो होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करो 2/3 होता था, एम आर स्क्वायर तो 2/3 ले लो ना, तो दिस इज 2/3, नो प्रॉब्लम। अगर आपसे पूछा जाए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये राउंड ऑब्जेक्ट के लिए लेना है, जितने भी गोल ऑब्जेक्ट होंगे, राउंड ऑब्जेक्ट होंगे, उन्हीं की बात करेंगे हम। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर, तो 2/5 ले लो, दिस इज 2/5। तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, ओके। सो ये याद रखना है, रिंग के लिए याद रखना है 1 होता है हमेशा, ठीक है, ठीक है। रिंग के लिए अगर एक होलो सिलेंडर है, अगर ये होलो सिलेंडर है तो भी लिख सकते हो, होलो सिलेंडर है तब भी यही होगा, ठीक है। सो ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। आपसे पूछेगा भाई रोलिंग एनर्जी कैलकुलेट करो रिंग की, तो भाई आप पुट कर देना 1, तो आ जाएगी आंसर। आपसे पूछेगा डिस्क की रोलिंग एनर्जी निकालो, तो यहाँ क्या पुट करोगे 1/2। आपसे पूछेगा भाई सॉलिड सिलेंडर की, तो 1/2। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब मजा आ जाएगा यार। ये तो के स्क्वायर आर स्क्वायर हमें बताता है कौन सी बॉडी है, ठीक है, हमें बता देता है, हमें मतलब नेचर ऑफ द बॉडी बता सकता है, ऑब्जेक्ट का नेचर बता सकता है कि कौन सी बॉडी यहाँ पे रोल कर रही होगी। मजा नहीं आ गया यार, ये तो मस्त, मतलब ये सुबह तो शानदार नहीं हो गई हमारी, बेहतरीन तरीके से हमारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए, क्योंकि हम जब इनका यूज करेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो भाई क्या मजा आने वाला है, क्या मचाने वाले हम बैठ के यहाँ पे, ठीक है। सो चलो लेट्स सी। तो अब क्या करेंगे सर, अब इसका दूसरा फेज देखते हैं इसी का एनर्जी का, कि अब और किस सेंस में इसका यूज हो सकता है, क्योंकि एनर्जी कैसे निकालनी है, के स्क्वायर आर स्क्वायर कैसे यूज करना है, वो हमने अल्टीमेटली देख लिया। अब इसका यूज कैसे करना है यही भी तो देखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी तो सॉल्व करने हैं। क्या बात कर रहे हो पांडे जी, ओके। तो लेट्स सी, हटाऊं, ओके बॉस। तो जल्दी से मैं आपको ये बेहतरीन सा लॉजिक सिखा देता हूं कि आपने जो कंसेप्ट अभी सीखा है, जिस पे हमने इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करा है, ऑब्वियसली जहां पे हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ तो फ्रूटफुल चीजें हमें वहां पे मिलनी चाहिए ना बॉस, ठीक है। तो उसका यूज कैसे करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट, ओके, कम ऑन। सो हियर इज द हाउ टू यूज रोलिंग एनर्जी एक्चुअली, ठीक है, रोलिंग एनर्जी कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सबसे पहला क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, तो लेट्स सी, कंडीशन नंबर 1, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज करो इस तरीके को
क्वेश्चन आए कि यार एक ऑब्वियसली एक आप अच्छा बचपन में आपने वो जो होता है ना एक गेम खेला करते थे बचपन में टायर वाला, याद है वो? बचपन में मतलब खेला होगा यार, पता नहीं, देखो मैंने खेला है, आप सबने भी कहीं ना कहीं खेला होगा। एक टायर लेते थे, जो साइकिल का टायर होता था ना, और उसको बच्चे होते थे एक स्टिक लेके टायर को करके ऐसे ऐसे मारते मारते उस पर जाते थे और वो रोल करता हुआ आगे जाता था, तो मजा आता था बहुत। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे होते थे, मोहल्ले के सारे बच्चे पूरी गैंग बना के खड़े होते थे और रेस लगाते थे, टायर सबके पास होते थे और उसको ऐसे किसी स्टिक वगैरह लेते, उसको मारते हुए ऐसे लेके जाते थे, तो वो रोल करते हुए आगे जाता था। ठीक है, फिर हम रेस जीतते थे, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। खेला है ना? बताना मेरे को, कमेंट करके जरूर बताना किसने खेला किसने नहीं खेला। ओके, सो मजा आने वाला है बॉस। ठीक है, तो उसमें क्या करने वाले हैं, देखो वैसा ही मैं कुछ ले रहा हूं। सपोज करो मेरे पास एक साइकिल का टायर है। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ठीक है, मतलब मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, दिस इज द सेंटर और यहां से इसकी स्पोक्स इस तरीके से है, टायर की स्पोक्स तो आपको पता ही है। ओके, ये आपकी स्पोक्स हैं। ठीक है, तो ये टायर ऐसे आपको पता है इसका जो सेंटर है वो आगे को ऐसे जाएगा v वेलोसिटी के साथ और ये ऐसे घूमेगा भी क्योंकि रोल कर रहा है, रोल करते हुए आगे जाएगा। ठीक है, तो पता क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा कि ये जो टायर है ये रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। सो ये भी रोलिंग कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, फाइंड वर्क, ठीक है, रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, इसको रोकने के लिए कितने वर्क की जरूरत होगी। यार ऑब्वियस है ना, जैसे मैं किसी टायर को उसको मारते हुए जा रहा हूँ, खेलते हुए जा रहा हूँ और वो रोल करते हुए आगे जा रहा है और किसी ने उसको हाथ लगा के कैसे भी रोक दिया, तो मेरी जो रोलिंग थी, जो टायर घूमते हुए जा रहा था वो रुक गया ना वो, ठीक है, तो पंगा हो गया यार। तो उसको रोकने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज द वर्क sorry यार, so that is the work which is we have to calculate here in this condition। तो आप बेहतरीन तरीके से देख सकते हो इस कंसेप्ट को, विजुअलाइज कर सकते हो कि सर हमने ना वर्क कैलकुलेट करना है, मतलब ये रोलिंग करते हुए टायर आगे जा रहा है, उसको रोक दिया तो उसको रोकने के लिए कितना वर्क हमने किया। तो याद करो, चूंकि रोलिंग कर रहा है, रोलिंग करने के इसके पास कौन सी एनर्जी है, रोलिंग एनर्जी है, यस रोलिंग है, और चूंकि हमने इसको रोका है तो यार याद करो इसको रोक दिया मतलब उसकी सारी एनर्जी को हमने खत्म किया है, यानी जो रोलिंग एनर्जी इनिशियली थी उसके पास वो रुकने पर, स्टॉप होने पे जीरो हो गई होगी। यानी इनिशियल रोलिंग एनर्जी कुछ थी, फाइनल रोलिंग एनर्जी जीरो हो गई, मतलब जो वर्क डन हमने किया उसको रोकने के लिए किया है, मतलब उसकी सारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। सो यू कैन यूज हियर, क्योंकि आपने वर्क किया क्या करने के लिए, रोलिंग एनर्जी में चेंज लाने के लिए। सो दिस इज योर वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट एंड यू कैन यूज दिस। तो ये वर्क डन अगर आपने निकालना है, आप देख सकते हो यहां पे एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल का आप यूज कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो फाइनल एनर्जी रोलिंग जीरो हो चुकी है, इनिशियल एनर्जी आपको पता ही है क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। चूंकि रोलिंग करने वाली बॉडी थी तो जो वर्क डन आ गया दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। नेगेटिव मतलब आपने उसको रोका है, नेगेटिव मतलब आपने उसको रोका है। ठीक है, ऑब्वियसली उसकी एनर्जी को जीरो कर रहे हो आप। ठीक है, नेगेटिव तरीके से वर्क हो रहा है एक तरीके से। सो ये इससे, अब अगर आपसे बोल दे कि ये ऑब्जेक्ट डिस्क है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्क था, तो यहां पे आपने बस क्या पुट करना है, हाफ आ जाएगा आंसर। मान लीजिए ऑब्जेक्ट सॉलिड सिलेंडर था तो हाफ ही पुट करना है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट सॉलिड स्फीयर था, हाफ ही नोट आप सॉलिड सिलेंडर है, सॉरी सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 पुट करना है यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा। यार क्या बात कर रहे हो यार, पूरा वर्क डन आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो भी होगा मतलब अब आप सेंस समझ गए होंगे कि हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट। तो बचपन वाली बात से कमाल हुआ कि नहीं, और ये जो बचपन में हमने सीखा था आज वो काम आ गया कि नहीं, यही होती है साइंस, यही होती है फिजिक्स। ठीक है, इस तरीके से आप इसको अपनी सारी चीजों को इमेजिन करके रियलाइज करके अगर देखोगे तो बहुत ईजी होने वाला है तुम्हारे लिए, आप फोड़ने वाले हो पकड़ के हर कंसेप्ट को, इस कंपटीशन को। ठीक है, इस कंपटीशन को, लेकिन अगर बस पढ़ोगे ना, बस आंख बंद करके कि जस्ट जा रहे हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो फिर मजा नहीं आएगा, आपको बोरियत फील होगी। ठीक है, आप बोर होने लगेंगे और पढ़ाई ना पढ़ाई आपको बोर ऑब्वियसली करेगी, यू नो दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इसको बनाना होगा, आपने खुद बनाना है ना, आपने इमेजिनेशन करनी है और अपनी चीजों को इंजॉय करना है, इससे दोस्ती करनी है। यार तुम्हारा इस दुनिया में सबसे बेहतरीन दोस्त तो यही होगा, अगर सच में आपने इसको अपना दोस्त बना लिया तो ये तुम्हें इतने आगे लेके जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते बॉस। नेवर एवर यू कैन इमेजिन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ओके, कि ये तुम्हें कहाँ लेके जाएगा। तो लेकिन वो रास्ते तुमने खुद ढूंढने होंगे। ओके, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपने इमेजिन करना है, किस तरीके से अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाना है। ओके, तो एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, भाई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और आप उसको फोड़ सकते हैं, आप उसको उड़ा सकते हैं, आप उसको तोड़ सकते हैं, टूटना नहीं है, खुद नहीं टूटना है। ठीक है बॉस, ठीक है, तो हमने इसको फोड़ना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर, चलो भाई आ जाओ इधर।
अब देखो यार, यहाँ पे ना इसका और ऑसम तरीके से आप यूज कर सकते हो क्वेश्चंस को करने के लिए। वो कैसे, वो ऐसे बॉस, देखो अगर ये वाली सिचुएशन बन रही है, इस ओके मैंने इसको कर लिया है और इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। कभी कभी क्या होता है, वो आपसे पूछेगा कि फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करो ट्रांसलेशनल एनर्जी की। अगर मैं देखो ना ऐसे कर दूं, रोलिंग एनर्जी से अगर मैं काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर दूं, तो देखो एक फ्रैक्शन नहीं आएगा ट्रांसलेशन एनर्जी का इसके साथ, ठीक है। तो इसका रेशियो बहुत बार पूछा जाता है, या फिर रोटेशनल एनर्जी को अगर रोलिंग एनर्जी डिवाइड कर दूं, तो ये फ्रैक्शन बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं या डायरेक्ट इसके रिजल्ट भी पूछे जा सकते हैं। ओके सर, तो क्या करेंगे, देख ले यार, कुछ नहीं करने का बॉस, जो दिख रहा है वो करते जाओ बस। देखो ट्रांसलेशनल को कैसे लिखोगे, हाफ mv स्क्वायर होता है, रोलिंग होता है हाफ mv स्क्वायर 1 + k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। ओ तेरे की, मैंने कहा हाथ तेरे की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखना है 1 ओवर k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। तो ये जो रेशियो आया ना, आपसे पूछेगा कि भाई ये जो रेशियो है ट्रांसलेशनल एनर्जी का, जो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से हम निकाल रहे हैं, ये फ्रैक्शनल रेशियो निकाल रहे हैं। सो ये डिस्क के लिए निकालो, सॉलिड सिलेंडर के लिए निकालो, या स्फीयर के लिए निकालो, भाई किसके भी लिए निकालो, यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, खत्म कहानी बॉस, ठीक है। अब इसको थोड़ा और, मतलब वैसे तो यही याद रखना है आपने एज इट इज। तो ये वाली जो वैल्यू है मैं यहाँ लिख देता हूँ, KT ओवर टोटल रोलिंग एनर्जी का जो फ्रैक्शन रेशियो निकल के तुम्हारे पास आ रहा है। सो दिस इज 1/1 + k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। तो यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन, किसी का भी निकालो, रिंग का, डिस्क का, व्हाटएवर, बस इसकी वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आता जाएगा। कभी कभी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एलसीएम लेके देखो, r स्क्वायर ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर + k स्क्वायर। अगर ये एज इट इज आया तो इस तरीके से आप, वो तो आपका काम है, आप कन्वर्ट कर सकते हो, इतने तो समझदार होना बॉस, ठीक है। अब अगर हमने रोटेशनल एनर्जी के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, रोटेशनल एनर्जी होती है हाफ I ओमेगा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर 1 + k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। ओके, अब बस पंगा पता क्या हो गया यहाँ पे, चूंकि ये रोटेशनल एनर्जी है, सो दैट्स व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओमेगा को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो I क्या होता है सर, I होता है mk स्क्वायर, हमेशा रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में लिखो क्योंकि नीचे k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर है, और ओमेगा को आप लिख सकते हो, मैंने अभी बताया था v = r ओमेगा से, तो v/r लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे और नीचे आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर 1 + k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। इज दिस क्लियर नाउ? ओके, तो अब क्या करेंगे सर, देखो जो कैंसिल हो रहा है ना, फोड़ो उसको, उड़ाओ, देखो m से m उड़ा दो, 1/2 उड़ा दो, v स्क्वायर उड़ा दो, ऊपर बचेगा एक तो k स्क्वायर और नीचे r स्क्वायर बच गया, और नीचे तो है ही 1 + k स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल रेशियो गाइज, ओके, दिस इज योर फाइनल रेशियो, ओके, दिस इज योर फाइनल रेशियो। तो ये रोटेशनल वाला रेशियो आपके पास आ गया है, और इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहते हो तो r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर + k स्क्वायर, एंड दिस इज रोटेशनल एनर्जी ओवर द रोलिंग एनर्जी। तो इस तरीके से इस कंसेप्ट का यूज किया जा सकता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को बनाने के लिए। आपने अपने दिल दिमाग में इसको अब सेट कर लेना है, न्यूमेरिकल बहुत बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करेंगे, काफी क्वेश्चंस यहां से अब ऑटोमेटिकली आप खुद कर सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट मैंने सारे आपको बता दिए हैं। अब इसका एक कंसेप्ट बताया, इसका कंजर्वेशन है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आप कैसे यूज कर सकते हो, वो मैं रोलिंग में ही सिखाऊंगा, ठीक है, रोलिंग में ही सिखाऊंगा। आई मीन रोलिंग क्या बात कर रहा हूँ, मैं ढक्कन हो चुका हूँ यार, इंक्लाइंड रोलिंग में सिखाऊंगा, ठीक है, इंक्लाइंड, क्योंकि उसको भी तो फिनिश करना है, फिर उसको न्यूमेरिकल भी तो करनी है, ठीक है। तो इतना एटलीस्ट आपको इतना क्लियर होना चाहिए। दिस इज द मेन कंसेप्ट। अब इसका नेक्स्ट जो यूज होने वाला है, ये दो यूज मैंने, इस दो क्या बहुत सारे होते हैं यार। अब नेक्स्ट इसका जो यूज हम करने वाले हैं, वो करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन में, ठीक है, कंजर्वेशन में, एनर्जी कंजर्वेशन में भी इसका यूज करेंगे तो और मजा आने वाला है, ठीक है। सो यहां तक दैट इज सफिशिएंट। आई थिंक नेक्स्ट कंटेंट इसका जो बचा है वो मैं नेक्स्ट छोटी सी एक वीडियो बना दूंगा उसका, उसमें आपको मिल जाएगा और उसको हम उड़ाएंगे, फोड़ेंगे, तोड़ेंगे मस्त तरीके से, ठीक है। तो होप सो आपके सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे, मजा आ गया होगा, और आप इसके क्वेश्चन यहां तक एटलीस्ट इन कंसेप्ट पे अगर इंक्लाइंड मोशन को मैं छोड़ दूं तो आप कर सकते हैं मस्त तरीके से। तो होप सो आप कर लेंगे और क्वेश्चन आप सॉल्व करें जितने भी आप कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।